बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ नई सुबह को, जो कि आप लोग देखते हैं डेली मंडे टिल फ्राइडे हमारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, जो है वीनस एंटरटेनमेंट। ब्लेस्ड डे फ्राइडे है आज, पूरे वीक का सबसे अफजल दिन होता है। सारे दिन हमारे लिए स्पेशल हैं, लेकिन इस वीक में मतलब वीक में जो फ्राइडे होता है वो दिन होता है दुआओं की कबूलियत का। तो कोशिश करें, वैसे तो हर वक्त ही दुआ मांगते रहना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि फ्राइडे को ज़रा और ज़्यादा जुस्तू से दुआ मांगा करें। बात करें अगर हम आज के इंट्रो के टॉपिक की, तो मेरे पास कुछ खूबसूरत सी चीज़ें एक्चुअली व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग, तो मुझे जो कुछ दिखता है या मैं अगर कुछ सोच रही होती हूँ तो मैं उसको फ़ौरन टाइप कर लेती हूँ, ताकि कल यानी कि अगले दिन नेक्स्ट डे जब मेरी आप लोगों से मुलाकात हो तो मैं आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर कर सकूं, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकूं जो चीज़ें जिन पे हम बात करना चाहते हैं। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता जो दुनिया का सबसे पहला रिश्ता था, दुनिया में किसी भी रिश्ते के कायम होने से पहले वो रिश्ता कायम हुआ था, और वो रिश्ता होता है मियाँ बीवी का रिश्ता। क्योंकि इससे पहले कोई रिश्ता कायम नहीं हुआ था। सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में कायम हुआ था वो हुआ था मियाँ बीवी का रिश्ता। अब मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपका मेंटल जो लेवल है एक दूसरे से मिलना चाहिए। अब वो कहते हैं ना, हम एक अगर नॉर्मल ज़बान में बोलें तो फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए आप लोगों की एक दूसरे से। तो अगर ऐसा नहीं होता, आजकल हम देख रहे हैं जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक है रिश्तों में। हम अपने वतन में देख लें, हम बाहर देख लें, हम कहीं भी देख लें कि ये जो एक वर्ड है ना, जिसको लेते हुए भी हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं, ये बहुत बड़ा वर्ड है, जिसे कहते हैं तलाक या डिवोर्स, उसकी शरह हमारे मुल्क में बहुत बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? वो ऐसे बढ़ती जा रही है कि आप मतलब ऐसा होता है कि आप लोग एक दूसरे से जो है वो समझते हैं कि भाई हम इकट्ठे रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान चल रही है। अब शुरू में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन व्हेन द टाइम फ्लाइज, व्हेन द टाइम गोज़, तो आप लोगों को लगता है कि अब ज़रा जहनी हम आहंगी जिसे बोलते हैं ना, वो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जज्बाती तौर पे लोग बन जाते हैं इस बंधन में, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो प्रॉपर तरीके से जिम्मेदारियाँ नहीं उठा पाते, जिम्मेदारियाँ नहीं निभा पाते। इसमें बड़ा इख्तिलाफ क्या होता है? एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट्स करना, एक दूसरे से बहस मुबाहिसा करना। अगर मियाँ ने कुछ बोल दिया तो बीवी आगे से पलट के जवाब दे रही है, और अगर बीवी ने कुछ कह दिया तो मियाँ आगे से पलट के जवाब दे रहा है। एक बहुत खूबसूरत सा वाकया है, इस पर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक कपल था, उस कपल की शादी को ऑलमोस्ट कोई 40-50 साल हो गए थे, लेकिन उन लोगों की शादी जो है वो बहुत स्मूथली गुजर रही थी। कभी उनमें लड़ाई नहीं हुई, कभी उनमें झगड़ा नहीं हुआ, कभी उनकी ज़िंदगी में कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं आया, कभी जो है वो उनमें कोई क्लैशेस नहीं हुए। तो किसी ने एक दिन ऐसे उनसे पूछ लिया, उनकी बेगम से पूछ लिया कि आप ये बताइए कि आप लोगों की माशाल्लाह से शादी को इतने साल हो गए हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों में कभी कोई क्लैशेस नहीं हुए, कभी ज़िंदगी जो है वो किसी और रुख की तरफ नहीं गई? तो खूबसूरत बात की उनकी बेगम ने कहा, भाई देखें, ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई झगड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है कि हमारा बहस मुबाहिसा नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब मेरे मियाँ बात कर रहे होते ना, तो मैं अपने मुँह में जो है ना वो पानी भर लेती हूँ। अब बड़ा परेशान हुए वो कि भाई ये कौन सा ट्रिक है, ये कौन सा तरीका है। मतलब जब मेरा मियाँ लड़ रहा होता है, जब मेरे मियाँ गुस्सा कर रहा होता है, जब मेरे मियाँ का जो है वो मूड ऑफ होता है, तो मैं ये कर लेती हूँ। अच्छा भाई, उन्होंने बोला इसकी बेसिकली ट्रिक क्या है, मतलब आप ये करती क्यों हैं? उन्होंने कहा देखें, अगर मेरा मियाँ लड़ रहा है, अगर मेरा मियाँ गुस्से में है और मैंने उसके आगे ज़बान चलाना शुरू कर दी, तो फिर ये बहस बढ़ती जाएगी, लड़ाई बढ़ेगी, इख्तलाफ पैदा होगा, कहीं ना कहीं नाचाकियाँ पैदा होंगी, और फिर नौबत अल्लाह ना करे वहीं पहुँचती है जो मैंने अभी बात की। वो पानी भरने का मकसद ये है मुंह में कि जितनी देर तक मेरे मुंह में पानी रहेगा मैं चुप रहूँगी, जब तक वो बात कर रहे हैं मैं चुप रहूँगी। इसका मतलब ये कि मैं चुप रहूँगी ना, तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी हो, इसमें हम सिर्फ मियाँ बीवी की बात नहीं करते। अगर सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है, व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपने जो है वो पॉइंट आउट रखनी है दिमाग में। अगर कोई आपसे जो है वो बात कर रहा है और आपसे लड़ रहा है, या आप जो है वो आपकी मतलब आप लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह से हो रहा है, तो कोशिश करें खामोशी इख्तियार करें। खामोशी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। खामोशी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। और मैंने आप लोगों को कहा ना कि मैं मतलब जब कुछ याद आता है तो मैं लिख लेती हूँ। तो सबसे पहली जो बुनियादी वजह है ना हमारे पास रिश्तों के टूटने की, वो ये होती है कि जब रिश्ता लेके जाया जाता है लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के घर और लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों के घर, तो वहाँ पर जो लड़की वाले होते हैं
वो अपनी लड़की को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं, ये तो ये भी करती है, तो ये भी कर लेती है, तो ये भी कर लेती है। और जो लड़के वाले होते हैं वो अपने लड़के की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ठीक है, आपने तारीफें की, आपने झूठी तारीफें की, अब उससे क्या हुआ, लड़की वालों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई, लड़के वालों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई। जब शादी हुई और शादी होने के बाद आपने अपने लाइफ पार्टनर में वो खूबियां नहीं पाई या वो तमाम चीजें नहीं देखी, यहां होता है क्लैश। आपने एक्सपेक्ट क्या किया जो कि आपको पहले बताया गया, आपने सोचा ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसी है, लेकिन वो चीजें आपको नहीं मिली, यहां होता है क्लैश। दूसरी अहम बात है कि शादी सुन्नत है, हम कहते हैं मतलब ये कि शादी सुन्नत है, ये जहेज सुन्नत है। बात दरअसल ये है कि लड़के वालों के लिए रिश्ता तय करने से पहले ये फैसला करना भी बहुत ज़रूरी है कि शादी सुन्नत समझकर की जा रही है या सिर्फ जहेज लेने के लिए की जा रही है। ये जो डाउरी है इसको ज़िंदगियों से निकाल के फेंक देना चाहिए। और आजकल एक बेहंगम सी एक चीज़ हम देख रहे हैं, एक शादी पे 15-15 फंक्शंस, 20-20 फंक्शंस, वो सिर्फ शादी के ही नहीं होते, वो प्री वेडिंग भी होते हैं, वो पोस्ट वेडिंग भी इवेंट्स होते हैं। शादी में आपको क्या करना चाहिए कि सिंपली आप निकाह कीजिए, जो कि हमारी सुन्नत है। निकाह के फ़ौरन बाद वलीमा जो है वो बेसिकली हमारी सुन्नत है ना, तो हमें वो करना चाहिए। ये जो मतलब के इवेंट्स होते हैं जिन पे लाखों का खर्चा होता है, मैं समझती हूँ कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो साहिब इस्तात नहीं होते, शायद उनकी बेटियाँ घरों में इसीलिए जो है वो बैठी रहती हैं कि उनको जहेज़ के लिए पैसे जमा करने होते हैं, उनको जहेज़ खाने के लिए पैसे जमा करने होते हैं। लोगों ने ये देखना होता है, लोग आते हैं, लोग आके खाना खाते हैं शादी का, और शादी का खाना खा के बोलते हैं फलानी चीज़ की कमी थी, खाने में ये टेस्ट नहीं था, यूँ नहीं था। भाई किसी बाप की पूरी ज़िंदगी की कमाई लगी अपनी बेटी की शादी पे, ऐसे कैसे आप मतलब आप अपने कमेंट्स पास कर सकते हो। कोशिश करें, जो ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो कि जिनके घरों में अब शादियाँ होने वाली हैं, स्पेशली लड़के वाले हैं, वो लड़की वालों पर से ये डाउरी का जो बोझ है ये कम कीजिए। लड़की वालों पर से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का बोझ कम कीजिए। इसके यहाँ ये देना है, उसके वहाँ ये देना है, इसके घर ये लेके जाना है, बहुत एक्सपेंसेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इसकी वजह से बहुत परेशान हैं। आपसी रिश्तों को स्ट्रांग रखिए, ज़िंदगी को आसान बनाइए। आज फ्राइडे है, फ्राइडे आपको पता है कि हमारा डे होता है हेल्थ डे। आज भी ब्रेक के बाद डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे स्पेसिफिकली। आज हमने सोचा है कि एक बहुत वायरल बीमारी जिसने बहुत सर उठाया हुआ है, बहुत सारे लोग जो है इस मोहलिक बीमारी का शिकार हो रहे हैं जो कि चिकनगुनिया है, आज उस पर स्पेसिफिकली प्रॉपर डीपली बात करेंगे। और आज और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। आज हेल्थ डे है, आप तमाम लोगों ने आज का शो जरूर देखना है ताकि आप लोगों की जिंदगी ये जो चिकनगुनिया से थोड़ी सी और आसान हो सके कि भाई हम किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस तरह से एहतियात कर सकते हैं। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रो में कि आज एक बड़ा एक मोहलिक बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, जिसे हम कहते हैं चिकनगुनिया। और इसकी क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे होता है हमारा हेल्थ केयर डे। और हेल्थ डे हम फ्राइडे को रखते हैं। और फ्राइडे वाले दिन जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी वो डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं, अपनी अपनी रेलिवेंट फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम ज़रूर नई सुबह का हिस्सा बनाते हैं। तो आज भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें दो पर्सनालिटीज़ ने ज्वाइन किया है, तो मेरे पास उनके भी सवालात हैं, आप लोगों के भी सवालात हैं। और अगर आप लोगों के हैं कुछ सवालात जो कि ड्यूरिंग द शो आप लोगों के जहन में, तो शो का हिस्सा आप बन सकते हैं, लाइव कॉल्स के ज़रिए पूछ सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम है। आपको चिकनगुनिया के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह से आप उसको चाहते हैं कि वो जो है उसकी प्रिवेंशन हो जाए, तो आप हमें लाइव कॉल के ज़रिए ज्वाइन कर सकते हैं नई सुबह में। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी ऑन माई राइट हैंड साइड एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर। आज बेसिकली हमने जिन लोगों को इन्वाइट किया है उनका ताल्लुक है होम्योपैथिक से। और मैं समझती हूँ कि हर
चीज़ की अपनी एक मिसाल होती है, हर चीज़ जो है वो अपने आप में चीज़ें रखती है। हम कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं अगर हम एलोपैथिक की तरफ जाते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं। हर एक की अपनी अपनी तासीर है, हर एक की अपनी अपनी मिसाल है। हम किसी को भी कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। है नो डाउट होंगे कंपैरिजन्स, बट आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करते हुए या होम्योपैथिक से रिलेट करते हुए हम किस तरह से चिकनगुनिया पे काबू पा सकते हैं, और साथ ही साथ डिफरेंट रेलिवेंट जो और चीज़ें हैं उन पे भी बात करेंगे। और माय राइट हैंड साइड मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। सर आपसे भी बात करेंगे अभी जैसे जैसे द शो गो ऑन। मैं चाहती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आज हम बात करने वाले हैं। चिकनगुनिया से तो के इससे रिलेटेड तो बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो उनकी रेलिवेंट फील्ड है उस हवाले से भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो कि मैं करना चाहती हूँ यहाँ पे उनसे। डॉक्टर रिमशा हैं जो कि FOMG हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। तो हमारा शो स्टार्ट हो चुका है। मैं अपने गेस्ट का आप लोगों से इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ और अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने शो देखना है प्रॉपर, क्योंकि मैं हमेशा से बात कहती हूँ कि अगर हम यहाँ बैठ के 1000-2000 बातें कर रहे हैं और उसमें से कोई 5 बातें या चलो 100 बातें भी आप लोगों के फ़ायदे की हैं तो हमारा ये शो करने का मकसद जो है वो फुलफिल हो जाएगा। सबसे पहले सऊद साहब मुझे बताइए कि हमारे पास एक, मैंने जैसे बात की कि एक मोहल्लिक बीमारी ने सर उठाया हुआ चिकनगुनिया, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये है बेसिकली क्या और फैलता कैसे? बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम वो क्या सवाल। देखें, चिकनगुनिया जो है ना ये बेसिकली मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है। बीमारियों की अलग अलग जो है वो नौयत होती है। बाज़ बीमारियाँ कहलाती हैं एयर बॉर्न डिजीज़, यानी कि ये वो बीमारियाँ होती हैं जो कि हवा के जरिए फैलती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने है कोविड-19 कि वो एयर बॉर्न डिजीज थी और उसके बचाव के लिए हमने क्या किया, मास्क पहन लिया कि भाई ये बीमारी जब हवा से फैल रही है तो हमें हवा से अपने आप को बचाना है, साफ हवा का इंटेक हमें करना है। चिकनगुनिया इज अ मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज, ये सबसे अहम बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चिकनगुनिया है ये मच्छरों से फैलती है। सबसे पहले जो चिकनगुनिया के स्टार्ट हुआ वो 1952 में हुआ। एक शहर है ईस्ट अफ्रीका का, उसका नाम है तंजानिया। तंजानिया से जो है वो चिकनगुनिया स्टार्ट हुआ। और मैं आपको बताऊं ये वही शहर है जहां पे डेंगू वायरस और मलेरिया वायरस के भी बहुत सारे केसेस पाए जाते हैं। मतलब ईस्ट अफ्रीका का ये वो शहर है जिसने सिर्फ चिकनगुनिया को ही नहीं बल्कि डेंगू वायरस और मलेरिया वायरस को भी बहुत ज़्यादा जो है वो किया। चिकनगुनिया को बहुत ज़्यादा जो है वो डेंगू वायरस से मिलाया जाता है और बाज़ दफ़ा हमारे पास भी जब जो है वो चिकनगुनिया का पेशेंट आता है तो हम भी बाज़ दफ़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया इसको चिकनगुनिया है या कि डेंगू वायरस है। इसकी सबसे अहम वजह मैंने आपको बताया वो क्या कि ये मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज़ है और दोनों का मच्छर भी एक ही है। उसके मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। सही, इजिप्ट का ये एक मच्छर है जो कि चिकनगुनिया और डेंगू वायरस कॉज करता है। लेकिन इसमें एक अहम बात और है कि अल्लाह ना करे आपके घर के अंदर किसी एक को एडिस इजिप्टी ने बाइट किया और उसको चिकनगुनिया हो गया। अब कोई आम मच्छर अगर उसको बाइट करके किसी दूसरे शख्स को अगर बाइट करेगा तो चिकनगुनिया उसको भी हो जाएगा। मतलब कि एक आम मच्छर जो है उसका कैरियर बन जाएगा चिकन को। और यही आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि घर के अंदर अगर किसी एक शख्स को चिकनगुनिया हो जाए तो आप देखें उसके बाद उसके वालिद को हो गया, उसकी वालिदा को हो गया, उसके जो है वो बच्चों को हो गया। तो ये इस तरीके से फैलता है। चूंकि ये मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज है, लोगों के जहन में एक है कि यार इसका एक खास तरीके का मच्छर होता है एडिस इजिप्टी, उसकी जो है वो पर ऐसे हैं, उसकी टांगे ऐसी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो तो है, वो तो इनिशियल है, लेकिन उसके काटने के बाद हर एक वो आम मच्छर जो कि आपको बाइट करेगा वो चिकनगुनिया का कैरियर बन जाएगा। और जब वो सेकंड शख्स को बाइट करेगा तो फिर चिकनगुनिया इस तरीके से फैलना स्टार्ट हो जाएगा। सर ये मुझे बताएं कि जैसे मलेरिया, डेंगू, ये हमने सब नाम दिए हुए, इसको चिकनगुनिया का नाम क्यों दिया गया? सही है, चिकनगुनिया बेसिकली मैंने बताया तंजानिया में स्टार्ट हुआ और चिकन का ताल्लुक चिकन से नहीं है, ये पूरा एक ही अल्फाज है। और इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि मतलब सीधी ना हो, स्ट्रेट ना हो। मतलब कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी चीज जो कि परेशानी का बाइस हो। चूंकि ये बीमारी जो है वो परेशानी का बाइस इसका मेन सिम्टम हम देखते हैं तो इसमें ज्वाइंट पेन बहुत ही सीवियर पाया जाता है कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और पेशेंट को चिकनगुनिया सही होने के बाद भी बहुत हद तक जो है वो बहुत देर तक ज्वाइंट पेन और ये रहता है। हाई ग्रेड फीवर और सीवियर ज्वाइंट पेन, ये दो चिकनगुनिया के मेन सिम्टम थे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है और आम पेन किलर या उससे बुखार की अद्वियार से सही नहीं हो रहा और सीवियर ज्वाइंट पेन हो रहा है
तो उसको ज़रूर किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या टेस्ट करवाना चाहिए कहीं उसको चिकनगुनिया तो नहीं है। हाँ, डॉक्टर रिमशा मुझे ये बताइए, बिकॉज ऑर्थोपेडिक से आपका ताल्लुक भी है, साथ साथ जो है वो अब गायनी भी देख रही हैं, मैटरनल, तो मुझे ये बताइए कि चिकनगुनिया जैसे सर ने बात की कि हड्डियों और जोड़ों को आपके ज़्यादा मुतासर करता है, तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मुझे ये बताइए किस तरह से मुतासर? अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बात की कि ये कुछ भी चीज़ स्ट्रेट नहीं रहती, इसमें इतना सीवियर पेन होता है कि समटाइम हमें ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं जो अपनी फिंगर्स को ना सही से स्ट्रेच भी नहीं कर पाते। ओके। इतना सीवियर पेन, और ये लास्ट करता है अप्रोक्स मोस्टली जो जिस तरह की बीमारियां आती हैं वो हमें जब हम इन्फेक्टेड होते हैं उस चीज़ से तो उन डेज में हमें प्रॉब्लम करी है। बट चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो ये हमें फीवर के जाने के बाद तक भी अप्रोक्स 2 to 4 वीक्स तक बहुत सीवियर जॉइंट पेन के साथ पेशेंट आता है हमारे पास, और इसका रीज़न ये होता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक जॉइंट्स को, बोन्स को इन्फेक्टेड किए रखते हैं। तो इसमें हम ये करते हैं कि पेशेंट को बहुत अच्छे मल्टीविटामिन्स एडवाइस कर देते हैं ताकि वो अपनी बॉडी का कैल्शियम लेवल पूरा करके रखें, और ये कि उससे फिर स्लोली, मोस्टली पेशेंट्स को तो जो है 4 to 12 वीक्स भी लग जाते हैं रिकवर होने में। अच्छा, तो ठीक, मतलब हो जाता है ठीक या रहता है फिर भी? हो जाता है, वो कंडीशंस डिपेंड करती हैं। अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाए तो वो फिर आर्थराइटिस की तरफ भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोनिक होने के बाद। अच्छा, जैसे हमने अभी अलामात वगैरह भी डॉक्टर साहब से बात की और पूछा कि किस तरह से फैलता है, मुझे बताएंगे अब जब आते हैं व्हेन इट कम्स टू होम्यो मेडिसिन, तो होम्यो किस तरह से चिकनगुनिया के इलाज में मदद कर सकता है? देखिए, होम्योपैथिक तो एक जो है वो नेचुरल तरीका इलाज है ना, ऐसा ही। और चिकनगुनिया का बहुत अच्छा इलाज है, और डेंगू वायरस जब फैला था तो उसका भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज था, और जब कोविड फैला था तो उसका भी होम्योपैथिक में बहुत बड़ा इलाज था। चूंकि हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि रिसर्चेस का बहुत ज़्यादा फुकदान है। जब जो इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है वहाँ पे एक मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री, उन्होंने तो बाकायदा एक मेडिसिन को अप्रूव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था कि दिस इज द होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कोविड-19 के लिए एज अ प्रिकॉशन साबित हो सकती है। वो दवा यहाँ भी इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन चूंकि वही वाली बात है कि इतनी रिसर्चेस नहीं है कि हम इतने हाई लेवल पे उस बात को नहीं बता पाए। लेकिन चिकनगुनिया हो, डेंगू वायरस हो, कोई भी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज हो, होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्वियात हैं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि लोग जो ये सेल्फ मेडिकेशन की जानिब जाते हैं, एक हमारी दवा आजकल बहुत मशहूर हो गई, वो क्या किया कि इंडिया में या पाकिस्तान या आई डोंट नो, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना के जो है वो डाल दी, और हमारी आवाम उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके सारे स्टोरों पे मतलब जा रहे हैं और वो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि होम्योपैथिक में जो एक दवा है ना, उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब क्या किया कि हमारी आवाम ने, मैं आपको बताऊं कि वो दवा को शॉर्ट कर दिया मार्केट से। जिसको चिकनगुनिया नहीं भी था ना, उसने भी स्टोर से जाके वो बाय कर ली, और वो दवा जो कि 200 रुपए की थी आज वो मार्केट में 1000 रुपए की मिल रही है, जबकि उसका ताल्लुक चिकनगुनिया से भी नहीं है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन से अपने आप को बचाना, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि जब आपको अपनी आईब्रो बनवानी होती है तो क्या आप यूट्यूब से देख के बनाते हैं या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो? उन्होंने बोला नहीं, हमारा तो एक ही बंदा है, हम उसके अलावा किसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन जब सेहत की बात आती है तो मुझे बड़ी हैरत होती है। मेरे पास उस दिन एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे 1 महीने का बच्चा है और आप मुझे उसकी मेडिसिन दे दें। मैंने बोला यार तुम्हारा वो कहाँ है बच्चा? का नहीं उसको ये सिम्टम है। मतलब ये क्या चीज है? मतलब आप चेक करके प्रॉपर बता सकते हैं। आप किस तरीके पे जा रहे हैं कि आपको 1 महीने के बच्चे की दवा भी आपको सेल्फ मेडिकेशन भी चाहिए, इंटरनेट से देख के चाहिए, तो हमें ये हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। यही वजह है कि कराची शहर में आप देखें बहुत ज़्यादा जो है वो क्लिनिक है और सारे फुल हैं। ये फुल होने की वजह ही है कि हम खुद अपने आप को बीमार करते हैं, और जब लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं कि यार अब कोई दवा काम नहीं कर रही, तो देन हम बोलते हैं यार अब चलो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद भी जब देखते हैं डॉक्टर काम नहीं कर रहा तो अब हमें होम्योपैथिक के पास जाना चाहिए। तो वी आर द लास्ट ऑप्शन। तो जब आवाम हमें एज अ फर्स्ट ऑप्शन इंशाल्लाह चूज करना शुरू करेगी तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी नेचुरल अद्वियात हैं कि ये चिकनगुनिया और डेंगू वायरस, इस सबसे हम इंशाल्लाह काबू पा। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब होम्यो से हम चिकनगुनिया के इलाज की तरफ जाते हैं तो उसका क्या टाइम पीरियड होता है, कितने दिन लगते हैं? देखिए, टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट है, और ये कहा जाता है ना कि होम्योपैथिक इज अ स्लो ट्रीटमेंट। तो मैं कहता हूँ होम्योपैथिक स्लो नहीं हो सकता, जो डॉक्टर इलाज कर रहा हो वो आपका स्लो हो, क्योंकि अब तो बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है। देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और सिर्फ ये कराची और पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं रही। अब तो आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर होम्योपैथिक इस्तेमाल हो रही है, और हर जगह आप अमेजोन से, हर जगह से आप ऑनलाइन भी दवाइयाँ परचेज कर सकते हैं। लेकिन खुदारा मैं इस आपके चैनल के उसे सबको बताना चाहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन की जानिब ना जाएं, डॉक्टर से पूछने के बाद ही आप दवा
कोई इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई सा भी मर्ज हो आपको, चाहे होम्योपैथिक ही हो, हर दवा का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल होता है। होम्योपैथिक के भी साइड इफेक्ट है, लेकिन तादाद बहुत कम है, इसलिए लोग बोलते हैं कि यार सेल्फ मेडिकेशन कर लेंगे, कोई वो है ना मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक की दवा भी बहुत अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो इट विल शो द साइड इफेक्ट ऑल्सो। तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ये होम्योपैथिक है और ये सेफ है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन आपको उसके टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखना है कि यार बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल ना करूँ अपने बच्चों को, अपने आप को, तो फिर ये साइड इफेक्ट जाके दिखा सकती है। और स्पेसिफिकली जैसे मैंने भी आपसे सवाल किया कि हम अगर एक नाम दे दें कि भाई 1 महीना लगता है, 1 हफ्ता लगता है सही होने में चिकनगुनिया को होम्योपैथिक मेडिसिन, तो वो कितना टाइम लगता है? देखें, इसमें ना बीमारी की नौयत के ऊपर है। ठीक है, अगर एक बंदा नॉर्मल है, मतलब अगर मेरे पास पेशेंट आया है, उसको 3 दिन से चिकनगुनिया है, ठीक है, तो विद इन 3 to 4 days वो हो जाएगा सही, रिकवर कर जाएगा। अगर कोई पेशेंट आया उसको 1 महीने से चिकनगुनिया है तो इट विल टेक सम टाइम। यही तो वजह, अब मेरे पास पेशेंट आ गए, डॉक्टर साहब मुझे 8 साल से ज्वाइंट पेन है, डॉक्टर साहब 1 हफ्ते की मेडिसिन खा कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई तुम्हें है भी तो 8 साल से। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा देखना है कि बीमारी जितनी लॉन्ग टर्म होती है ना, उसको सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बिल्कुल लगता है। अच्छा डॉक्टर रिमशा, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो हमारी हामला ख़वातीन होंगी, ये प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं, वो अगर चिकनगुनिया का शिकार हो जाएं तो वो किस तरह से अपने आप को जो है वो इससे बचा सकती हैं, किस तरह से अपना जो पूरा एक साइकिल है उसको मेंटेन कर सकती हैं? देखिए, अगर प्रेगनेंसी की यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। वैसे ही बॉडी को कैल्शियम लेवल की डेफिशिएंसी हो रही होती है, वैसे ही हमें कैल्शियम इंटेक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चिकनगुनिया में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कैल्शियम की थोड़ी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से मुमकिन है कि प्रेगनेंसी में आपको वो पेन ज़्यादा फील होगा, आपको वो फीवर ज़्यादा हाई ग्रेड रहेगा, यानी कि सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा उभरे हुए होंगे। तो इसमें हमने क्या करना होता है, फर्स्ट के जो 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर फर्स्ट के 16 वीक्स में आप जो है वो चिकनगुनिया से इन्फेक्टेड हो गए हैं तो आपको बहुत, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बहुत डिले ट्रीटमेंट पे जाते हैं। जब जैसे कि बिल्कुल, जैसे कि फीवर है ना स्टार्टिंग में, तो हमें घर पे पैनाडोल नहीं खा लेना फ़ौरन से, तो हमें इसको फ़ौरन अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए, और इसके लिए ऑब्वियसली हम स्पेशली कुछ मेडिसिन देंगे उनको। और जब 16 वीक्स के फर्स्ट 16 वीक्स के अंदर हमें जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसमें बेबी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं बेबी के अंदर, मतलब चिकनगुनिया की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, चिकनगुनिया फर्स्ट 16 वीक्स में डायरेक्टली बेबी को भी इन्फेक्ट करता है, उससे इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये हम क्या ये भी कह सकते हैं कि वो बेबी में ट्रांसफर भी हो सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, फर्स्ट के 16 वीक्स मैं बार बार इसीलिए मेंशन कर रही हूँ कि बिल्कुल इनिशियली अगर है तो आपको फौरन अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना पड़ता है। और आप बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से अपना ख्याल रखें, मतलब क्या किस तरह से अपना जो खाने पीने में एहतियात करनी है वो कैसे करें? नहीं, खाने पीने की तो इसमें कोई एहतियात नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया बेसिकली मॉस्कीटो बॉर्न डिजीज, तो मच्छर से जितनी एहतियात की जा सकती है हमें वो करनी पड़ेगी। मच्छर से एहतियात नहीं, मच्छर फैलाने से भी हमें एहतियात करनी पड़ेगी ना, कि हम खुला पानी ना छोड़ें, और इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ें। अच्छा, बेसिकली सिम्टम्स क्या हैं चिकनगुनिया के डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत अहम आपने वो क्या सवाल, और मैं चाहूँगा कि सिम्टम के साथ मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर दूं कि डेंगू और चिकनगुनिया में क्या फ़र्क है, ताकि आवाम को वो भी पता चल जाए। चूँकि मैंने बताया कि सारी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, सीवियर पेन, जॉइंट पेन और बुखार, तेज़ बुखार, इट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया, और ये सेम सिम्टम है डेंगू वायरस का। सही। लेकिन एक चीज़ है जो अलग करती है चिकनगुनिया और डेंगू वायरस को, वो है पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट। डेंगू वायरस में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगता है, जबकि चिकनगुनिया में इतना प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं होता, डेंगू वो में इतना कम होता ज़्यादा है, इफेक्ट चिकन में नहीं नहीं होता। करता। ठीक है। दूसरी बात ये कि वाइट ब्लड सेल जो है दोनों में कम होते हैं। आप याद रखिए, जितनी भी जो है वो वायरल डिजीजेज हैं उसमें वाइट ब्लड सेल की तादाद जो है वो कम हो जाती है, और जितनी भी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती हैं उसमें वाइट ब्लड सेल की तादाद बढ़ जाती है। यहाँ एक और पॉइंट जो है वो रेज हो गया कि चिकनगुनिया के अंदर हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ का एक ख़ास वक्त होता है, वो अपने ख़ास वक्त के अंदर अगर आप अच्छे से मैनेज कर लें तो वो ठीक हो जाती है। यही मिसाल कोविड-19 की थी, वो भी एक जो है वो वायरल डिजीज़ है। कहा जाता था कि भाई इतने दिन तक आपने आइसोलेट रहना है, अच्छा खाना है पीना है, ताकि वो फैल ना जाए, उसके बाद वो ओवरकम कर जाएगी। सेम गोज़ टू डेंगू वायरस। डेंगू वायरस की कोई स्पेसिफिक दवा अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? चूँकि वो एक मैनेजमेंट वाली डिजीज़ है, आपको मैनेज करना है कि प्लेटलेट्स काउंट कम ना हो, फ्रूट्स खिलाने, एप्पल है, पपाया है। सेम गोज़ टू चिकनगुनिया, कि यहाँ पे हम वो वाली अद्वियात देते हैं कि उसको पेन ना हो, बुखार ना हो, लेकिन ऑन द एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो जो है वो ओवरकम हो जाएगा। ठीक हो तो इन तमाम बीमारियां जो कि वायरस से फैलती हैं, सबसे पहला काम पेशेंट ने ये करना है कि अपने आप को इस काबिल बनाना है कि वो दूसरे को ना पहुंचाए।
ठीक है ना। जाहिर है कि अगर एक शख्स को हो गया तो वो उसने अपने आप को बचाना है कि यार मैं दूसरों की जो है वो नुकसान का बाइस ना बनूं। उसके बाद उसने ख्याल करना है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप वायरल डिजीज में रेस्ट नहीं करते, आपने अक्सर देखा होगा कि आम अगर खांसी नज़ला बुखार हो जाए जो कि फ्लू वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, उसमें भी अगर आप आराम ना करें तो वो जल्दी सही नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वायरल वाली डिजीजेज हैं उसमें रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप जब रेस्ट करते हैं वायरल डिजीज के अंदर तो जो है वो आराम का पीरियड और सही होने का पीरियड बहुत जो है वो जल्दी हो जाता है। तो सेम गोस टू द चिकनगुनिया कि अगर आपको चिकनगुनिया है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले आप सीबीसी करवाएं, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये एग्जैक्टली मेरा सवाल है कि हमारे एक बड़ा ड्रॉबैक है ये कि अगर हमें हल्का सा फीवर फील हो कुछ, हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमें ये हो गया, हम जाते नहीं है कि भाई हम ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि पता चले। क्योंकि देखिए आपने कहा कि डिफरेंशिएट किससे होगा, सेल प्लेटलेट से होगा। जब तक हम टेस्ट ही नहीं कराएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसे हम खुद ही अज्यूम करते रहते हैं डेंगू हो गया या हमें चिकनगुनिया हो गया, फिर मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। वही ना, इंटरनेट से देख के और हमें स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक मुझे वाकया भी आ रहा है यार, प्लीज बताइए। एक मेरे पास जो है वो पेशेंट आई और उसका जो छोटा वाला नाखून है ना ये बिल्कुल जो है ब्लैक हो गया था। ठीक है। तो उसने कहा डॉक्टर साहब मैं सुबह उठी अचानक और मैंने देखा ये नाखून मेरा ब्लैक हो रहा है। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो उन्होंने बोला जब आपको कैंसर के सिम्टम्स आते हैं ना तो ये नाखून ब्लैक हो जाता है। तो वो बोली मैं तो बहुत घबरा गई कि मेरा नाखून ब्लैक हो रहा है। तो जब मैंने गौर से चेक किया तो मैंने बोला बहन आपके यहाँ किसी ने ना नील पेंट लगा दिया। तो ये देखें ये इतनी छोटी सी चीज है, लैक ऑफ अवेयरनेस। यस, कि अगर हम हर चीज गूगल पे जाके सर्च करना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये हमारे लिए भी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट है जो कि दुनिया का सबसे सस्ता टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल होता है और हर लैब में अच्छे से होता है। हाँ, मतलब ये कोई मतलब लोग कहते हैं ना कि यार हमें सीबीसी कौन सी लैब से करवाना चाहिए, इसकी मशीन इजीली अवेलेबल होती है। सही। और कोई भी छोटी लैब वाला भी हो उसके पास सीबीसी की मशीन होती है, बस वो करवाने वाला इंसान होना चाहिए। Yes. हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और भी बहुत सारे सवालात हैं जो करना है। आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ मैं नई सुबह में। आज है फ्राइडे, हमारा हेल्थ डे, और आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली चिकनगुनिया के हवाले से बात करें या कि डिफरेंट और भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इसी तरह से जिस तरह से आप लोग प्रोग्राम के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं ऐसे ही आपने जुड़े रहना है। आपका अपना शो है नई सुबह, आपने इसी तरह से देखते रहना है। और अगर आपके हैं कुछ मसाइल या आप कुछ करना चाहते हैं सवालात, तो आप भी शो में शामिल हो सकते हैं लाइव कॉल्स के जरिए। डॉक्टर रिमशा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम थोड़ा सा हटते हैं चिकनगुनिया की फील्ड से और नॉर्मल अपने जनरल मसाइल पे बात करते हैं, तो आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने में आ रही है कि हमारी यूथ या जो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बहुत कम एज में हाइपरटेंशन का शिकार हो जाते हैं। और फिर उनकी ये सारी चीज़ें मिलके ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी बड़े वर्ड्स हैं ना, ये बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल, और फिर ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ भी ले जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके, हम किस तरह से इसकी रोकथाम कर सकते हैं और ये बेसिकली क्यों होता है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन की बात करें तो एक्चुअली ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक भी है, बिकॉज मैं देखती हूँ कि हमारे पास ना रोज़मर्रा की रूटीन में मोर देन 5-6 ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी एज रेशो 25 साल, 26 साल, इवन अब तो 20-22 साल के लोग भी आने लगे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि बेसिकली हाइपरटेंशन हमेशा तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। ये आमतौर पे लोगों का कहना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है इसके लिए। हम लोग बड़ी अनहेल्दी डाइट ले रहे होते हैं, हमारा कोई लाइफस्टाइल, हमारा सोने उठने का कोई शेड्यूल नहीं बना हुआ प्रॉपर। और इस आजकल तो जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गए, तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ओवर द नाइट मोबाइल फ़ोन देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मॉर्निंग में आके वो हमें बताते हैं कि हमारा जो अभी करंट ब्लड प्रेशर है वो 140, 180 इस तरह स्कोर कर रहा है। तो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। आपको अपनी डाइट को बड़ा प्रॉपर मैनेज करना है। टेबल सॉल्ट की बात की जाए अगर, तो टेबल सॉल्ट बहुत डेंजरस है। हम लोग अपनी रूटीन में टेबल सॉल्ट को बड़ा कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं कि वो कितना डीप इनसाइड कितना इन्फेक्टेड करता है इंसान को।
और इसके अलावा वॉक हमारी ज़िंदगियों से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ऐसा ही है। तो हमें अपनी एक ऐसी रूटीन बनानी है, लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर से इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा एक एरिया में मिल रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम लाजमी उन सेलेक्टिव लोगों का जिनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, लाइक कभी हाई कभी लो इस एज के अंदर, तो हमें चाहिए कि हम उनकी बीपी चार्टिंग करवा दें फॉर 3 days एटलीस्ट ज़रूर। मॉर्निंग और इवनिंग हम उनका 2 टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाएं प्रॉपर। इसके साथ डायरेक्टली मेडिकेशन पे नहीं जाना। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ब्लड प्रेशर की दवाई जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो फिर वो पूरी ज़िंदगी चलती ऐसा ही है। है। तो हमें वो मेडिसिन स्टार्ट ही नहीं करनी। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें उनकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आनी है। उनकी लाइफस्टाइल में वॉक ऐड करवा दें, डाइट सही करवा दें, उनके उठने सोने की रूटीन। अगर स्लीप डिस्टर्ब है ना आपकी तो भी आपके ब्लड प्रेशर के उसको बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है, इफेक्ट कर रही होती है। एग्जैक्टली स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, जैसे आपने बात की कि हेल्दी डाइट या हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई, अब हेल्दी डाइट में क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं? हेल्दी डाइट में फ्रूट्स ऐड कर लें आप, या इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लेवल ऑफ प्रोटीन नहीं है। आपको पता है प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। तो हमें ऐसी डाइट मैनेज करनी है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कार्ब्स की नीड होती है, कुछ लोगों को प्रोटीन की नीड है, तो हमें रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने पहले भी डिस्कस किया था, हमें एवरी 6 month रूटीन चेकअप करवा लेने चाहिए, अपने रूटीन लैब्स करवा लें, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ की ज़्यादती हो रही है, किस चीज़ की कमी हो रही है। इन चीज़ों को हम नोटिस करते हैं तो हमें प्रोटीन लेवल की जो डाइट होती है ना ब्लड प्रेशर में, उसको कंट्रोल करना होता है। और ये सारी बातें बेसिकली वो हो रही हैं जो कि मतलब इन लोगों ने बेसिकली पढ़ा है, पता है इन लोगों को कि किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। और आप लोग अगर वही बात जो कि सऊद साहब ने की कि अगर हम चले आएंगे सेल्फ मेडिकेशन पे तो हमें तो पता ही नहीं है, पहले हम अपनी प्रॉब्लम किसी के पास जाके डायग्नोस करवाएंगे हमें एक्चुअली बेसिकली है क्या प्रॉब्लम। वो नाखून वाली बात सुन के मैं तो खैर बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी कि यार देखिए हमारे पास कितना अवेयरनेस का लैक है कि हम कुछ भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, मैं गलत नहीं कह रही, टेक्नोलॉजी ने आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे दिए हैं। किसी चीज़ का अगर पॉजिटिव साइड है तो उसकी नेगेटिव साइड भी है कि अगर आप टेक्नोलॉजी पे कुछ देख रहे हैं तो आपको नहीं पता वो आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। मुझे बताइए, हम अगर थोड़ा सा चिकनगुनिया से हटके बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए जो हमारा इम्यून सिस्टम है हम उसे किस तरह से बूस्ट अप कर सकते हैं, उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं? देखिए, इम्यून सिस्टम के लिए तो होम्योपैथिक बहुत अच्छी है और अभी वर्ल्ड वाइड इस पे रिसर्चेज भी चल रही हैं कि वो छोटे बच्चे खास तौर पे अगर आप उनको बचपन से ही होम्योपैथिक पे रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहता है, उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाहूँ। मेरे जो है वो बच्चे की अभी जो है वो हिलारत हुई है और मेरा बेटा अभी 1 month का हो गया है। माशाल्लाह। तो इनिशियली क्या हुआ कि थोड़ा सा मौसम बदला, पंखे के नीचे एसी, तो उसको ना ठंड होने लगी ना। आप चूंकि मैं हूँ तो डॉक्टर, लेकिन जाहिर है वो बाप वाला फैक्टर आता है और आप अपने उसका नहीं कर पाते ना इलाज, थोड़ी सी वो खौफ आता है ना। हालांकि मैं बहुत बच्चे आ रहे हैं, मैं मेडिसिन उनको दे रहा हूँ, तो मैंने वो दोस्त जो मेरे डॉक्टर्स हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको मैंने बात की, वो कह रहे हैं यार इसको ना नेबुलाइज करना पड़ेगा सऊद, ये तो बिल्कुल चेस्ट कंजेशन है, नाक बंद है। तो मैंने कहा कि यार, फिर मैंने सोचा कि नेबुलाइज किया तो फिर पता है वो नेबुलाइजर मशीन भी रखो, बार बार बच्चे को हम नेबुलाइज कर रहे हैं, वो एडिक्ट हो जाएगा। यस, उसने कहा यार, उसने कहा अगर नेबुलाइज से भी सही नहीं हो तो वो एंटीबायोटिक इसको देनी पड़ेगी। तो एकदम में वो हो गया कि यार अभी तो 1 महीने का बच्चा है, अभी से इसको एंटीबायोटिक। तो फिर मैंने बोला नहीं, इसको हम होम्योपैथिक ही देंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको दी और वो मेरे बच्चे का सारा चेस्ट कंजेशन अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। बच्चे तो वैसे भी होम्योपैथिक के शौकीन, अगर उनको बोलो कि मेडिसिन खानी तो वो बोलते हैं वो मीठी गोलियां दे दें। यस। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि हम सिर्फ दूसरों को दे रहे हैं। मैंने एडवाइस जरूर ली और मैंने गूगल पे एडवाइस नहीं ली, मैंने डॉक्टर से पूछा, केस बताया और उसके बाद लेकिन मैंने उसको होम्योपैथिक दवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, खास तौर पर जब बच्चों का डेंटिशन पीरियड होता है ना, जब वो दांत निकाल रहे होते हैं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हर बच्चा दांत निकालता है उस एज में और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन का सामना होता है। मिसाल के तौर पे उसका पेट खराब होता है, उसको डायरिया होता है, ये सारी चीज़ों का उसको सामना होता है। इस कंडीशन में भी अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और खांसी है, समथिंग है, पेट खराब है, तो वो एंटीबायोटिक शुरू हो जाती हैं। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। इसके अंदर होम्योपैथिक का बहुत बड़ा है रोल डेंटिशन पीरियड के अंदर, कि जब बच्चों का है तो अगर आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं तो वो बड़ा ही आराम से वो बच्चे का डेंटिशन पीरियड और सारी चीज़ें सही हो जाते हैं। बच्चों को जो है वो ठंड लग जाती है, टॉन्सिलाइटिस का मसला है, चूंकि इम्यूनिटी की बात हो रही है तो इम्यूनिटी स्टार्ट ही छोटे बच्चे से होगी ना। अगर हम बच्चे को ही एंटीबायोटिक पे डाल देंगे तो वो सारी ज़िंदगी वो चलती रहेगी। इसमें एक और अहम बात ये कि एंटीबायोटिक में भी ना जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। अब क्या करते हैं कि डॉक्टर जो है, यहाँ पे कंपटीशन का दौर आ गया, हर जगह है, हर डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा पेशेंट पहली डोज में सही हो,
तो वो क्या करते हैं कि पेशेंट आया और उसको फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, उसको थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक दे ताकि वो फौरन रिलीफ हो जाए। अब क्या हुआ, आपने भी देखा होगा यार वो बड़ा कमाल डॉक्टर है, एक दवा की खाता हूं मैं खुराक बस और मैं ठीक हो जाता हूँ। यार तुम्हें इतना तेज बुखार था, कौन सी उसने मेडिसिन दी, ये 104 बुखार एकदम उतारना भी सही नहीं है। उसने क्या किया, वही थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया, उस वक्त तो उतर गया, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि अब कोई उसको ऐसी बीमारी हो गई कि अब इसको थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक की जरूरत है। तो अब जब वो दी जा रही है तो इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना ली। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी सही नहीं हो पाते क्योंकि वो एंटीबायोटिक के खिलाफ इम्यून हो जाते हैं, उन पे फिर वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती और यही उनकी मौत का बाजी बन जाता है। तो ये हमें इससे बचाना है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जैसा कि डॉक्टर रिमशा ने बताया कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। बच्चों को, मेरे पास एक जो है वो खातून आई, उसने बोला डॉक्टर साहब मेरा बच्चा जो है वो छालियाँ खाता है बहुत ज़्यादा, 5 साल का बच्चा है। अच्छा। तो मैंने कहा छालियाँ कहाँ से आती है इसके पास, ये कोई ऐसा बच्चा तो नहीं कि बाहर से जाके छालियाँ लेके आ जाए। नहीं वो हम खाते तो हम देते हैं। तो मैंने बोला आप ये क्यों बोल रहे हैं बच्चा खाता है, आप बोल रहे हैं डॉक्टर साहब मैं इसको खिलाती हूँ छालियाँ। ऐसा ही है। तो ये कैसी अजीब सी बात है। हम कहते हैं हमारा 8 साल का बच्चा जो है वो चिप्स खा रहा है, हमारा 8 साल का बच्चा डॉक्टर साहब ये खा रहा है, तो हम उसको दे रहे हैं ना, हम उसको दे रहे हैं, उसके पास पैसे तो नहीं आ रहे। तो आपने अपने बच्चों को सिखाना है और खुद भी, जैसे कि मेरे पास एक खातून आई, मैंने कहा कि बच्चे को जो है ना वो दूध पिलाएं, इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। नहीं डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो दूध नहीं पीता। मैंने कहा कि आप दूध पीती है, नहीं मैं भी नहीं पीती। तो जब मैंने कहा जब आप नहीं पीती तो बच्चा भी नहीं पिएगा। ऐसा ही है। जब आप 2 गिलास बनाएं और 1 गिलास आप पिए और 1 गिलास बच्चे को पिलाएं तो आप देखें फौरी आपका बच्चा पिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पिक करते हैं, ऐसी है ना। तो आपने वो सारे पोस्चर्स अपनाने हैं, वो सारे तरीकेकार अपनाने कि जिससे आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकें। आप खुद जब फ्रूट्स खाएंगे तो आपका बच्चा भी खाएगा। अब वालिदैन की क्या सोच होती है कि मैं कुछ ना करूं और मेरा बच्चा जो है वो काबिल बन जाए। एक मेरे पास जो है वो अली साहब आए और उसके बच्चे को कोई पता नहीं बुखार था या क्या था। जब मैंने बच्चे को गौर किया, तकरीबन 12-13 साल का बच्चा था, यहाँ पे थोड़ा ना लाल निशान था। और जब मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बाप ने इसको थप्पड़ लगाया बहुत जोर से ना। तो मैंने कहा कि ये कैसा निशान है, उसने कहा मैंने इसको मारा है। तो मैंने कहा क्यों मारा आपने इसको, उसने बोला ये पढ़ाई नहीं करता, मैं चाहता हूँ ये जो है वो बन जाए, डॉक्टर बन जाए। सही। तो मैंने कहा ये बताएं कि आपका क्या काम है। उसने कहा मैं आलू प्याज बेचता हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों बेचने लगे आलू प्याज, उसने कहा मेरा स्कूल में शौक नहीं था तो मैं आलू प्याज बेचने लगा। तो मैंने कहा जब आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके बच्चे का हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप एकदम एक्सट्रीम पे जाके उसको डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं। आप ये देखें कि आप क्या है, आपका बच्चा एक खास कैपेबिलिटी तक ही जा सकता है ना, उसको इस तरह से मारना और वो करना। तो वही हमारी सोच ये कि हमने जो भी कर लिया, हमारा बच्चे को हम वहाँ देखना चाहते हैं, चाहे उसमें कैपेबिलिटी है नहीं है, चाहे उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, चाहे उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में। वो कहते हैं ना हर इंसान को अल्लाह ने एक चीज़ के लिए पैदा किया है, ऐसा ही है। और वो वही काम कर सकता है। सही, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि 40-50 साल के बाद उनको ये समझ आया कि यार हम बैंक में नौकरी कर रहे थे, हम तो बैंक के लिए थे ही नहीं। एक बहुत सारी ब्रांड्स की मिसालें जो कि उन्होंने ओल्ड एज में लॉन्च की है। सारी जिंदगी उन्होंने नौकरी की, एक खास अमाउंट उनको मिला, फिर उनको समझ आया कि मैं इस काम के लिए पैदा हुआ हूँ। तो इस शो से मैं चाहता हूँ कि ये जाए कि हम बच्चों को समझें कि हमारा बच्चे को में क्या स्किल्स हैं, यस, ताकि हम उसकी इंटरेस्ट फील्ड के मुताबिक उसको बता सकें, उसको एजुकेट कर सकें। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा फर्स्ट आए, हर बच्चा फर्स्ट आने के लिए पैदा नहीं हुआ। और दुनिया में वही लोग कामयाब है, मैं बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि एवरेज होते हैं। इस बात पे आप भी एग्री करेंगी क्या? फर्स्ट आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होता है। वो जॉब पे भी कहता है कि यार मैं तो फर्स्ट आया हूं, मुझसे ऐसे काम हो रहा है। एवरेज बच्चा हर जगह जो है वो एडजस्टेबल होता है। तो अगर आपका बच्चा एवरेज है तो इसमें कोई मसले की बात नहीं, अगर वो फर्स्ट आता है तो भी मसले की बात नहीं। एक मेरे पास जो है वो खातून आई, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी बेटी को ना जहन तेज करने की मेडिसिन चाहिए। तो मैंने कहा जी बेटा आपका जहन कमजोर है क्या, आप ये बताएं कि आपकी परसेंटेज क्या है। वो इंटर में थी। मैंने कहा फर्स्ट ईयर में आपकी क्या परसेंटेज है, बोली मेरी 83% आई। तो उसकी माँ ने कहा आपने देखा डॉक्टर साहब 83 आई, इसकी बहन की 87 आई। तो ये जब कॉन्सेप्ट हमारा हो कंपटीशन वाला, एक 1% के पीछे हम बच्चे पे ये स्टिग्मा लगा रहे हैं, इतना ज़हीन बच्चा जो 83% ला रहा है बोर्ड में, सिर्फ बोर्ड में, यस यस। और वो कह रही है कि इसकी जहन टेस्ट करने की दवा दे। तो साइकोलॉजिकली वो क्या सोच रही है कि यार मैं तो शायद मैं कौन जहन हूँ, उसको ये फैक्टर जा रहा है कि अब उससे वो पढ़ाई वाला फैक्टर उस तरीके से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसके तो जहन में सोच आ गया ना कि मैं जहन टेस्ट करने की दवा खा रही हूँ और ये चीजें हैं।
तो ये वो जो उसको लगेगा कि मुझ में शायद ये कमी है। यस, तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस की बात हो रही है, इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो इम्यूनिटी सिर्फ आपकी बॉडी की नहीं होती, आपके जो हमारा जहन है, हमारा माइंड है, हमें उसको भी स्ट्रांग बनाना है। ऐसा ही है। वो हमें बातचीत से, और वालिदैन का बहुत बड़ा फैक्टर है, टीचर्स का बहुत बड़ा फैक्टर है, असातिज़ा का, और कि वो अपने बच्चों की कैसे वेल ग्रूमिंग करते हैं, कैसे उनको सिखाते हैं कि क्या चीज़ें करनी है। चूँकि मैं बताऊं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो कि जहनी तौर पे हम आहंग हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, वो फिजिकली कम बीमार पड़ते हैं। ऐसा ही है, और no वो doubt। लोग जो है ना मेंटली ज़्यादा इल है, यानी कि एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, उन लोगों को ज़्यादा होता है। डॉक्टर रिमशा, मैं आप जी, कदर जी। सलामी की माजत, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब ये एक तरीके से देखा जाए ये चीज़ें तो ये भी स्ट्रेस में ही शुमार होती हैं कि आप पर एक फैमिली प्रेशर है या आप पर जो है वो बाहर का प्रेशर है। तो ये वाला जो मतलब मैं चाहूँगी कुछ स्ट्रेस की फॉर्म्स आप हमें बताएं कि किस किस चीज़ों से हमें स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। अगर जैसे डॉक्टर साहब बच्चों में स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जो पेरेंट्स करते हैं बच्चे वो देखते हैं और वो नोटिस करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, अपनी फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो पेरेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ आपस बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी इख्तलाफ रहते हैं, तो उनके बच्चे फॉर अ लॉन्ग टर्म डिस्टर्ब रहते हैं। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फैमिली में तो जो भी हो रहा है ना, बच्चे हमारा ग्रेड 1 ही लेके आए या बच्चे हमारे कुछ डिफरेंट करके दिखाएं, फलां के बच्चे ने किया आपने क्यों नहीं किया, बिकॉज आपके घर का माहौल ऐसा नहीं था ना जैसा फलां के घर का माहौल था। Exactly। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, हमें अपना एक एनवायरनमेंट बना के रखना है, हमें अपने बच्चों के लिए एक माहौल बनाना है। अगर हमारी पर्सनली ऐसी कोई भी बात जो डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी नहीं है, टेबल टॉक भी तो की जा सकती, लेकिन वो टेबल टॉक भी इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रंस आप ना करें। मैं हमेशा से अपने शो में ये मैसेज देती हूँ सबको कि आप लोग कोशिश किया करें कि जो घरेलू आपके मामलात हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं आपके, वो ये जब भी के आप साथ। बात कर रहे हुआ करें तो वहां से इवन तो मैं इतनी मतलब एज हो गई है, मैच्योर हो गई, चीज हो गई, बट अभी तक स्टिल नाउ मेरे आपको पेरेंट्स या मेरे घर वाले अगर कुछ बात कर रहे होते तो दे वर लाइक कि आप अपने रूम में तो इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब वो पढ़ने जा रहे हैं, काम जॉब जिस भी सिलसिले में जाए, तो उनका जो दिमाग होता है ना वो अपने घर पर ही रह जाता है, वो बार बार वही चीज रिकॉल कर रहे हैं। ऑन पॉइंट बात की आपने एग्जैक्टली। और ये मुझे भी बहुत सारे बच्चों से जो है वो सुनने को मिला है। आजकल हम लोग देखते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, लोगों की माइंड सेट ग्रूमिंग हो रही होती है, अवेयरनेस हो रही होती है, लेकिन जब तक आपको घर से ही प्रॉपर एक मेंटल रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पेरेंट्स को कितना समझना जरूरी है। मैं बताऊं, जो पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं जो मेंटल रिलैक्सेशन नहीं दे पाते चाइल्ड को, अपने छोटे बच्चों को या यंगस्टर्स को, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर घर के माहौल को ठीक नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज जरूर प्लान कर लें। लाइक बच्चों को शाम में पार्क लेके चले जाएं, आपके साथ गुजारा हुआ टाइम बच्चों के लिए बड़ा क्वालिटी टाइम होता है, जो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं वो लॉन्ग टाइम, वो याद रखते हैं वो टाइम, अपना बचपन हम लोग भी तो भी याद करते हैं ना कि हम ऐसा करते थे। तो बच्चों के लिए बड़ा एक हेल्दी टाइम होता है। और इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान करें, लाइक वंस इन अ वीक बच्चों को बाहर ले जाएं, डिनर करा के ले आएं। डेली आपको बच्चों के साथ वॉक पे जाना चाहिए। वॉक तो बहुत वो मैंने अभी पहले भी बताया ना, लाइफस्टाइल को मेंटेन, तो वो उसमें बच्चों को भी ले जाएंगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब एक आप बच्चों को डेली का एक पता होगा कि यार हमने एक एक्टिविटी करनी है। हाँ, वो जितना भी बाहर का स्ट्रेस होगा ना उस वॉक में क्या करेंगे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, एज कम्पेयर टू ये कि वो बाहर किसी के साथ डिस्कस करें और वो और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाएं या और ज्यादा किसी कुछ नुकसान उठाएं। बेहतर है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास हमें रिसीव हुआ है, वो ये है कि अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है और उसमें डायग्नोज हो गया चिकनगुनिया, तो उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे उसको, जितना जल्दी हो सके उसको फौरन से डायग्नोज, अगर डायग्नोज हो गया तो उसके फौरन से लैब्स पर जाएंगे, हम लोग उसको प्रॉपर देखेंगे उसमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और किस तरह के सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं। अगर हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और ऑब्वियसली बच्चा आपको पेन बता तो नहीं सकता, वो क्राई करेगा और उसको जो है वो प्रॉपर बिल्कुल न्यू बॉर्न है, अप्रॉक्स 1 मंथ का है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ेगा हमें और एडमिट करवा के नर्सरी में उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाएगा जिस जिस चीज़ के सिम्टम्स होंगे, क्योंकि आपको पता है चिकनगुनिया के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। हम ऑल्दो किसी भी एज का पेशेंट क्यों ना हो, हम उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं। जो सिम्टम जितना ज़्यादा होता है उस पर हम इतना ज़्यादा वर्क करते हैं। आजकल वही बात है, डॉक्टर साहब की बात से कंटिन्यू करा कि वो अम्माएं भी हमारी इसी रविश का शिकार हैं कि कुछ भी हुआ तो हम खुद ही कर देंगे, सही हम ये कर देंगे। ठीक है, नो डाउट, हम उसको गलत नहीं कह रहे। अगर आपको कुछ पता है, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं बड़े बूढ़ों के, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं हमने सोचना भी चाहिए कि ये जो मेडिकेशंस हैं, ये जो पूरे एक होम्यो है या फार्म हैं, ये सब हमारे लिए ही हैं और ये हमें बेहतर गाइड करेंगे कि हमें किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है। डॉक्टर साहब, शुगर
जो है एक मौलिक बीमारी है, बिल्कुल। ख़त्म भी हो सकती है अगर कोशिश की जाए तो, लेकिन होम्यो में शुगर किस तरह से, मतलब कितना दौरानिया है इलाज का, ये बताइए। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस की आपने बात की, 2 टाइप्स हैं इसकी, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस ना। ठीक। डायबिटीज़ मेलाइटस का ताल्लुक जो है वो आपके पैंक्रियाज से है। हमारा एक ऑर्गन है पैंक्रियाज, उससे है। जी। पैंक्रियाज में एक सेल है, उनका नाम होता है बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज ना। ठीक है। उसकी डीअरेंजमेंट होती है, वो खराब होना शुरू होते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन है, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है, हमारे नाज़रीन को ये बात पता चलेगी कि एक कंडीशन ये कि बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। सही सही। एक कंडीशन ये कि बीटा सेल बिल्कुल जो है वो खत्म हो गए, ओके। वो इंसुलिन नहीं बना रहे। इट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। ओके। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या हो रहा है, बीटा सेल आर नॉट वर्किंग। एक तो ये होता है इसके सही से वर्क नहीं कर रहे, बीटा सेल आर नॉट वर्किंग। जब बीटा सेल वर्क नहीं करे तो इंसुलिन बन ही नहीं रही। टाइप 1 डायबिटीज में जब इंसुलिन नहीं बन रही तो आपने क्या करना है, बाहर से लेनी है। हाँ बिल्कुल ऐसा मतलब ये तो वेरी मतलब सिंपल है ना कि अगर आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं बना रही तो आप बाहर से बाहर से लेंगे, लेंगे, ऐसे कोई ही। और आयरन नहीं बना रही तो आप बाहर से बाहर लेंगे, से लेंगे। ब्लड नहीं बना रही तो आप बाहर से लेंगे। तो सेम गोज टू डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 कि टाइप 1 में जब आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही तो आप बाहर से लेंगे। ये छोड़ दें कि वो हकीम का ऐड देखा है, वो एक दिन में डायबिटीज, ये सब बकवास है। आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपकी सेहत के साथ खेलेंगे सब लोग। इफ़ यू हैव डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, पैंक्रियाज सेल आर नॉट वर्किंग, तो आपने सिर्फ इंसुलिन लगानी है, चाहे आप अमेरिका में रहें, यूके में रहें, दुनिया में कहीं भी जाएं। देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। और बहुत बड़ी मिसालें हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 की। वसीम अकरम को डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है। फवाद असलम खान बहुत बड़ा एक्टर, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। क्या ये लोग आपको देखने में वो लगते हैं कि यार ये वीक है? बिल्कुल भी नहीं। और अभी से नहीं, इनको तो सालों से है। तो ऐसी बहुत बड़ी मिसाल है कि आप अगर डायबिटीज को अगर आप सही से मैनेज करके चलें तो आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। बिल्कुल। अब अगली बात आती है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। इसमें क्या होता है कि पैंक्रियाज के बीटा सेल इंसुलिन बना तो दें लेकिन सही से नहीं बना रहे। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने घड़ा गाड़ी वाले को देखा होगा कि वो सामान लाद के जा रहा है और जब वो देखता है कि उसका घड़ा जो है वो चल नहीं रहा तो वो क्या करता है, चाबुक मारता है। ऐसा ही है। और चाबुक मारने से क्या होता है, थोड़ा आगे जाके घड़ा बैठ जाता है। करना क्या चाहिए उसको सामान कम करना चाहिए। ज़ाहिर है जब सामान ज़्यादा लादा हुआ है उसी से तो वो चल नहीं पा रहा ना। Exactly. तो चाबुक मारने के बजाय उसको सामान कम करना चाहिए। सेम गोस टू डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। अगर आपको टाइप 2 है, पैंक्रियाज के बीटा सेल काम नहीं कर रहे, तो आप जब दवा खाते हैं वो दवा बीटा सेल को चाबुक मारती है कि और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ। इससे क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद टाइप 2 विल कन्वर्ट इनटू टाइप 1। Alright, चाबुक ठीक मार है। मार के वो सारे बीटा सेल खत्म हो गए। इसमें करना क्या, सामान नहीं लादना, मतलब मीठी चीजें नहीं खानी, वो तमाम चीजें नहीं खानी जिससे आपकी शुगर बढ़े। तो अगर आपको टाइप 2 है, आपकी शुगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी अभी इनिशियल स्टेज पे, तो आपने डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, तो इसी से आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है ना। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट पेश की कि डायबिटीज़ के मरीजों को मरीज ना कहा जाए। अब आप डायबिटीज़ वाला शख्स बोलेंगे उसको, चूंकि ये इतनी फैल गई है। अमेरिका में 7% हर 7 में से एक आदमी को जो है वो डायबिटीज मेलाइटस है। तो ये इतने ज्यादा लोग बढ़ गए कि कहा जा रहा है अब इनको पेशेंट भी ना कहा जाए वरना तो सारे वो हो जाएंगे, हाँ। पेशेंट हो जाएंगे। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 जो है इट इज अ मैनेजेबल डिजीज, सेम मैनेजमेंट होगी, ठीक है ना। तो आप दवा अवॉइड करके मैनेजमेंट की जानिब जाएं। मैंने ऐसे भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि वो इंसुलिन पे है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है ना, Exactly. और वो मिठाई भी खा रहे हैं कि यार इंसुलिन लगा लेंगे। यार व्हाट द हेल इज दिस, मतलब ये आप आपके अपनी जान के गुर्दों साथ को, खेल रहे हैं। हाँ, डायबिटीज मेलाइटस की 3 कॉम्प्लिकेशन है। नंबर 1 नेफ्रोपैथी, आपके गुर्दे फेल हो जाएंगे। नंबर 2 रेटिनोपैथी, आंखें खराब हो जाएंगी। नंबर 3 न्यूरोपैथी, आपके पाँव की सेंसेशन खत्म हो जाएगी, आप चल रहे हैं आपको शूज उतर गया, कील चली गई, आपको पता ही नहीं। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन ही मतलब जानलेवा होती है, इंसान की जान लेके। Exactly. पाँव में वो गैंग्रीन और इस तरह की चीजें आपने देखी होगी, खटवाना हम ये भी पड़ता है कहते हैं पाँव। कि शुगर में आपको कोई जख्म भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें देखिए, जख्म हो और अगर आपकी शुगर मैनेज हो रही है तो आराम से हील हो जाएगा, हील हो तो कोई जाएगा। टेंशन की बात नहीं ठीक है। है। लेकिन वो क्या मैंने बताया कि इट इज द मैनेजमेंट डिजीज। आपको वजन पे ख्याल रखना है। एक चीज खिलाती है ना कि BMI को देखना है कि आपका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर कोई बंदा ओबेस है और उसको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 हो गया है, तो एक रिसर्च में ये बात साबित हुई कि अगर वो 10 किलो अपना वजन कम कर लेता है तो उसकी डायबिटीज वैसी हो जाएगी। सही,
हाँ, हाँ, बहुत तो मैटर करता है, yes, मतलब वेट। यस तो वेट है और सारी चीज़ें हैं, डाइट है, बेकरी आइटम है, जंक फूड है, ये सारी चीज़ें वो है जो आपकी डायबिटीज़ को, कोल्ड ड्रिंक है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। एक मेरे पास आई पेशेंट, वो जो है वो हॉस्टल में पढ़ती थी और वो कह रही थी मैंने 1 साल तक उसका रूटीन था कि वो नाश्ते में कोल्ड ड्रिंक पीती थी। चूँकि हॉस्टल था तो वो बस गई, उसने दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीदी और खरीद लिया, एक जो है वो केक खरीदा और वही खाती थी। 1 साल के बाद उसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा इंटेक और ये सारी चीज़ें, मैं इसके बिल्कुल जो है वो खिलाफ नहीं हूँ। आप कभी शादी में या वैसे जाने के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा रोजाना रूटीन में ना रखें, की addict बुनियाद। ना हो। चूंकि हम तो पेशेंट देखते हैं, मेरे पास एक पेशेंट आया, वो आपको पता है 1.5 लीटर की बोतल रोज पीता था कोल्ड ड्रिंक। तो भाई ऐसे लोग जो देख रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, उनको चाहिए कि ना रखें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर कुछ बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमने दोनों डॉक्टर से करने हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और यकीनन मैं हमेशा से आप लोगों को कहती हूँ कि फ्राइडे का जो शो होता है ना, वो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इस शो में आप लोगों के फ़ायदे की ज़्यादा बातें हो रही होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स आते हैं, हम हेल्थ पे बात करते हैं बेसिकली ना। अब वो चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो या आपकी मेंटल हेल्थ हो, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से कुछ इफेक्टिव चीज़ें, कुछ इस तरह की बातें आप लोगों तक पहुँचें जिनसे आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कहीं ना कहीं कोई किसी किस्म का नुकसान ना हो। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि यूरिक एसिड का एक मसला जो कि बहुत सर उठाता है, हम इस पर भी ज़रूर बात करना चाहेंगे कि आप थोड़े से चीज़ें भी बताइए कि होता क्यों है बेसिकली, और फिर हम उसको किस तरह से इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। सही, देखिए यूरिक एसिड जो है ना, ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट है उसका रूटीन डाइट का ना। ठीक है। अगर हम अपनी डाइट में जो है वो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हैं तो हमारा यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। प्रोटीन डाइट में क्या क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दालें हैं, गोश्त है, अंडा है, वो तमाम चीज़ें जो कि रूटीन है वो होता है। ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ने की सबसे अहम वजह जो बार बार हम कह रहे हैं वो ये है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज। और यूरिक एसिड का इलाज भी है कि अगर आपको यूरिक एसिड डायग्नोस हो गया, बहुत आसान होता है, अगर आप यूरिक एसिड का एक ब्लड टेस्ट होता है आप वो करवा लें तो आपको सामने आ जाता है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है हल्का हल्का, बहुत तेज नहीं, चिकन गोने वाला नहीं, और आपको घुटनों से आवाजें आती हैं टक टक, नमाज पढ़ने में, उठने में, बैठने में, या आपको पाँव की उंगलियों में दर्द है, अंगूठे में दर्द है, आपको ये नी में दर्द है, तो हो सकता है कि आपको यूरिक एसिड हो। यूरिक एसिड के इनिशियल सिम्टम्स है, सही है ना। आगे जाए तो नीज पे स्वेलिंग, या एंकल जो होता है, आपका टखना जो होता है, उस पे दर्द या स्वेलिंग आ सकती है। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स है कि हो सकता है आपको यूरिक एसिड हो। यूरिक एसिड इज वेरी इजी टू ट्रीट ना। ठीक है। यूरिक एसिड का इलाज सिर्फ ये है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल से प्रोटीन डाइट को कर दें कम और एक्सरसाइज पे आ जाएं, तो यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली आपके यूरिन के जरिए, स्वेट के जरिए बाहर आ जाएगा और आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी। और अगर आप अद्वियात पे जाए तो वो लंबी चौड़ी लिस्ट है और आपका मसला वहीं का वहीं होगा। यूरिक एसिड बहुत आसान है। यूरिक एसिड को लोगों ने वो बनाया हुआ है, इट इज वेरी इजी। अगर आप जिम नहीं जाते तो खवातीन है या मर्द है, उनको कहता हूँ कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पार्क नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप जिम ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ आप एक्सरसाइज करें, इससे भी आपका यूरिक एसिड जो है। मैं आपकी बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारी जो घरेलू खवातीन है बेसिकली, वो जो घर के काम कर रही होती हैं, क्या वो भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में शुमार होते हैं? देखिए आजकल के जो काम है ना वो उस ऐसा एक्सरसाइज में शुमार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आजकल हम देखें कपड़े धोने के लिए हमारे पास वॉशिंग मशीन है। तो अगर कोई खातून ये कहे कि मैंने सारा दिन जो है कपड़े धोए, तो वो तो वॉशिंग मशीन ने धोए, आपने तो सिर्फ निकाल के सुखा दिया, तो इतनी एक्सरसाइज नहीं हुई। पहले क्या होता था कि खुद आप हाथ से धो रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है, सही है ना, आप निचोड़ रहे हैं और दूर जा रहे हैं, पानी भर के ला रहे हैं, अब पाइप का सिस्टम है, तो ये सारे नहीं है। कोई कहे कि मैंने सारा दिन जो है वो घर वालों के लिए खाना बनाया, तो वो एक ही जगह खड़े होकर आपने खाना बनाया। बात समझ आ रही है? ये सारे काम जो आजकल हमारे घर में हो रहे हैं, ये वो वाली एक्सरसाइज में नहीं आएंगे। वो कहे मेरा बहुत ज्यादा पसीना आया, तो वो चूल्हे की हीट की वजह से आया,
ये वो पसीना नहीं है जो जो आपने एक्सरसाइज की fat वजह से मतलब है। वो यस, तरह ये से फैट बर्न में नहीं आता। आप चूल्हे के सामने सारा दिन खड़े रहें, आप सोचे कि आपका फैट बर्न हो रहा है, तो वो फैट बर्न नहीं हो रहा। फैट बर्न जब होगा जब आपके जो मसल्स है उसमें हरकत होगी, मसल्स के अंदर वाइब्रेशन आएगी, आपके मसल्स मूव करेंगे, और मूव करने की सूरत में जब मसल्स में थकावट का शिकार होंगे तो वहां से स्वेटिंग होगी और फिर फैट आपका बर्न होगा। जो यंग खवातीन है उनको मैं कहता हूं कि स्किपिंग रोप आती है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में स्किपिंग रोप लिया, आप उससे स्किपिंग करते रहें, इससे भी आपके फैट बर्न हो सकते हैं, एक्सरसाइज भी होगी और आपकी एक हेल्दी लाइफ स्टाइल बन सकती है। बहुत इजीएस्ट वे में कहता हूं कि स्किपिंग रोप आसानी से मिलती है, सस्ती है, बिल्कुल जो है वो नॉमिनल प्राइस है, और इससे क्या होगा कि आपकी वो एक्सरसाइज वाला फैक्टर आ सकेगा और सारी चीजें बेटर हो सकेगी। एक्सरसाइज करना, काम करना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं कि अपने वालिदैन को कि यार हम पैसे कमाने वाले हो गए, अब क्या घर में हमने मासी को रख लिया, वालदा को बोला अब आपने काम नहीं करना, ये आप जुल्म कर रहे हैं वालदा के साथ। काम करना बहुत ज़रूरी है। जो उसकी आप देखें, एक है ना डार्विन की थ्योरी है, वो आज़ा जो कि इस्तेमाल नहीं होता वो बेकार हो जाता है, जंग लग जाता है। आप ये प्रैक्टिकल करके देखें। आप एक हफ्ते तक सिर्फ इस साइड से खाना खाएं, उसके बाद आप यहाँ से खाएंगे आपसे चबाया नहीं जाए, चूंकि जाहिर है वो एक्टिविटी नहीं हुई ना, तो मसल स्टिफ हो गया। तो हमारे वालिदैन हमें चाहिए कि उनका एहतराम करें, ज़्यादा वजनी चीज़ उनसे कहें कि आप ना उठाएं। एक मैं टीवी पे ऐड जो है वो देख रहा था, एक्सरसाइज के बारे में ही था, कि वो एक बच्चा जो है वो घर पे आता है और अपनी वालदा को कहता है कि आप मेरे लिए ना बाहर से वो सामान लाएं, मुझे वो खाना है। तो उसकी वाइफ और उसकी बहनें उसको डांटी होती हैं कि तुम क्यों वालदा को बोल रहे हो, हम लेके आते, नहीं मुझे वालदा से ही चाहिए, आप लेके आए। तो उसकी वालदा चिल्लाती हैं, ये उल्टा सीधा बोल के उसको सीढ़ी से उतर के वो सामान लेके आ जाती हैं। तो फिर वो उनको समझाता है कि देखो डॉक्टर ने बोला है इनको वॉक करना ज़रूरी है, अगर ये वॉक नहीं करेंगी तो इनके जोड़ स्टिफ हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको बोला है कि आप नीचे से सामान लेके आए। तो ये एक हेल्दी, अगर हम वालिदैन को समझें तो ये उनको भी समझाएं कि देखें अम्मी अबू आपके लिए बैठना सही नहीं है, आप वॉक करें, उनको लेके जाएं, उनसे सामान मंगवाएं, वो जो रूटीन उनका चल रहा है ना वो आप चलने दें। मैंने बहुत सारे मर्द हजरात को देखा है रिटायरमेंट के बाद जब वो बैठ गए तो उनकी डेथ बहुत जल्दी आ गई, और वो लोग आप देखें जो कि काम करें, हरकत कर रहे हैं, उनकी जो है वो लाइफ लॉन्ग हो जाती है और वो एक्टिव रहते हैं एंड तक। अगर एक दफा आप बिस्तर पे बैठ गए, मैंने डायबिटीज मेलाइटिस में देखा है लोगों को, हम कह रहे हैं कि यार डायबिटीज में तो एक्सरसाइज ही करनी है, भाई मैंने काम छोड़ दिया, घर पे मासी रख ली, क्यों, मुझे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, अरे ये तो और बढ़ जाएगा तुम्हारा, ये तो एक्सरसाइज से ही होगा कम। और आपने डायबिटीज मेलाइटिस में अगर मासी रख ली, आपने तो सारी मासियों को हटा देना है कि नहीं अब मुझे डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, अब मैं सारे काम मुझे खुद सर अंजाम देने, ताकि मेरी वो जो शुगर बढ़ी हुई है वो बैलेंस हो, पसीने के जरिए मेरा शुगर जो है लेवल पे आए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो कि आप तमाम लोगों तक पहुंच रही हैं। कोशिश करिएगा कि इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। डॉक्टर रिमशा, एक और मसला जिसने अभी बहुत सर उठाया हुआ है, अब लोग बात करते हैं उस पर, मेडिकेशंस भी होती हैं, बट शायद प्रॉपर्ली हमारी आवाम को या हमारी लेडीज़ को गाइड नहीं किया जाता। पीसीओस के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ बात करें। बिल्कुल, पीसीओस तो आजकल वो मसला हो गया जो हर 3 में से चौथी जो फीमेल है वो इफेक्टेड, और इसमें जो एज रेशियो आ रही है ना वो हमारे पास आ रही है यंगस्टर्स की, 16 ईयर्स 17 ईयर्स इस एज की फीमेल्स आती हैं हमारे पास और पीसीओस रिपोर्ट होता है उनको। इवन अब तो सडन आफ्टर मैरिज 25-26 ईयर्स में फाइब्राइड भी आ रहा है। फाइब्राइड और सिस्ट में आपको एक डिफरेंस करके बता दूं, सिस्ट क्या होता है, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में पेशेंट को समझाने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं कि पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, जो क्योरेबल हैं मेडिकेशन के थ्रू। लेकिन अगर हम फाइब्राइड की बात करें तो फाइब्राइड बेसिकली हेमरेजिक होता है, उसके अंदर ब्लड फिल्ड होता है, और अगर उसका साइज़ एक रेशो से थोड़ा बढ़ जाए तो उसके बाद हम उसकी सर्जरी करते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो सर्जरी इसमें यूज़ होती है उसको हम हिस्टेक्टमी कहते हैं। उस हिस्टेक्टमी का मतलब है रिमूवल ऑफ द यूट्रस, और इसकी भी सबसे जो मेन रीज़न है वो है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें डाइट भी इंक्लूडेड है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वॉक बहुत ज़रूरी है, पूरा का पूरा लाइफस्टाइल। आज का मेरे ख्याल से शो आपका पूरा वो एक डाइट और लाइफस्टाइल पे चला जाएगा। तो ये कि उन फीमेल्स को मैंने अक्सर देखा है कि बच्चियाँ मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, अभी हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो घर पे बैठ जाती हैं। तो अगर आप बाहर के ममालिक देखें, जैसे कि मुझे कोरियन सीजन्स देखने का बहुत शौक है, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ना फीमेल्स छोटे छोटे स्टोर्स बना लेते हैं घरों पे।
तो वो स्टोर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप कुछ सेल परचेज हो गया, कुछ बेकिंग कर लें, कुकिंग कर लें, कोई ना कोई अपनी हेल्दी एक्टिविटी बनाएं ताकि आपका माइंड उसमें एंगेज रहे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहे। इसके अलावा आप अपनी रात में वॉक की रूटीन बनाएं। आपको पता है जो पीसीओएस के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ इन्फेक्टेड होती है वो है आपका वेट। आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। हाँ, ओके। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक दफ़ा आप किसी भी बीमारी से ओबेसिटी की तरफ चले जाए ना तो तो आपको उसको बहुत रिकवर करना या कम करना बहुत मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और पीसीओएस के अंदर तो ऐसा होता है कि आपका वेट कम भी नहीं, आप भले से डाइट भी कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आपका वेट इतनी आसानी से कम होता नहीं है। तो हमें पहले ही वेट को बढ़ने से रोकना है, हमें पहले ही अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है। और इसके सिम्टम्स जो हैं, अगर जैसे कि मैं फीमेल्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे ही आपको एमेनोरिया की फीलिंग्स आएँ, डिसमेनोरिया फील हो, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स हो और वो लास्ट कर जाए फॉर 1 मंथ से ज़्यादा टाइम हो जाए, तो आपको फ़ौरन अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को चेकअप करा देना चाहिए। और इसमें एक बड़ा कॉमन सिम्टम है, वो है फेशियल हेयर ग्रोथ। तो अगर आपको फेशियल हेयर ग्रोथ के कुछ सिम्टम्स आए जिसमें आपकी हेयर ग्रोथ थोड़ी सी एबनॉर्मल होती जाए, तो आपको अपनी पॉलर वाली से पहले अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से ये कंसल्ट बहुत ज़रूरी है कि आप वहां जाने से पहले अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के अच्छा, ये मुझे बताइए, अगर हम फेशियल हेयर्स पे भी बात करें और मतलब पीसीओएस पे भी, तो ये हार्मोनल चेंजेस एग्जैक्टली इसमें होता ऐसा है कि मेल हार्मोन्स जो हैं वो डोमिनेट हो जाते हैं फीमेल हार्मोन्स पर, जिसमें आपका वॉइस ओवर भी चेंज होने लग जाता है, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, और इसके अलावा ओबेसिटी हो जाती है, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स हो जाते हैं, और बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रूटीन में उन चीज़ों को इतना फोकस नहीं कर रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं। और फिर वो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उस टाइम हमारे पास सिस्ट का साइज़ आ रहा होता है 6.05 समथिंग, तो उस टाइम हम सर्जरी सजेस्ट करते हैं। तो पेशेंट क्या करता है, फिर अपने डॉक्टर्स चेंज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर टाइमली डायग्नोस करवा लिया जाए तो ये क्यूरेबल है? क्योरेबल, बिल्कुल क्योरेबल। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है लेकिन क्योरेबल है। लेकिन अगर हम मतलब इसको ये एक्सीड कर जाए तो फिर हमें सर्जरी पे जाना होता है। उस टाइम पेशेंट को लग रहा होता है ये डॉक्टर हमें अच्छी एडवाइस नहीं दे रहा, फिर वो डॉक्टर्स चेंज करना शुरू कर देते हैं, और वो फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन खा के हाँ वो और ज्यादा चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर। डॉक्टर साहब, इसी पे मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि होम्योपैथिक में इसके लिए क्या है एक वास्ट चीज जो हम कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए, किस तरह से हम इस चीज को क्यूरेबल देखिए, पीसीओएस का 100% ट्रीटमेंट है, और सिस्ट जहां भी हो जाए, पानी वाली थैली बन जाए, आपके जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस भी होता है, गुर्दे के मकाम पे भी होता है। मैं थोड़ा सा आसान करके बताऊं कि जितनी भी एबनॉर्मल चीजें हैं ना, उसका होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। एबनॉर्मलिटी से मुराद क्या है कि नाक का गोश्त बढ़ जाना, पाइल्स हो जाना, किडनी स्टोन हो जाना, पॉलिप्स हो जाना, फिब्राइड हो जाना, इस तरह की तमाम एबनॉर्मलिटी का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक के जो बानी है डॉक्टर हैनीमैन, वो खुद एक MBBS के डॉक्टर थे, और उन्होंने ये न्यू तरीका इलाज जो बनाया वो इसलिए बनाया कि यार वो कहते थे कि जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है ना, तो एक तो वो पहले ही पेन में होता है, और हम उसको इंजेक्शन लगा के और ऑपरेशन करके और पेन दे देते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा इलाज बनाया जाए जो कि लेस हार्मफुल हो, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो, तो फिर उन्होंने होम्योपैथिक को लॉन्च किया। और होम्योपैथिक की जो सबसे पहली दवा उन्होंने बनाई वो दी जाती थी मलेरिया के अंदर, कि उनके शहर में जो है वो मलेरिया की वबा फैल गई थी, और 1796 के अंदर होम्योपैथिक जो है वो वजूद में आई, तकरीबन 200 साल पहले। और लोग कहते हैं कि यार ये पुराना इलाज है, लेकिन ये सबसे मॉडर्न इलाज है। आप देखें ना, ये तो एलोपैथी के बाद आया ना, और हम ये बात जानते हैं कि जो चीज़ सबसे न्यू होती है, मॉडर्न होती है, वो तो एडवांस होती है। तो एक ये भी थॉट खत्म होना चाहिए कि इट इज़ द एडवांस, और ये सबसे मॉडर्न इलाज है, और ये वहीं से आया है। लोग कहते हैं आपकी दवाएं कहाँ से आती है, देखिए दवाएं वही हैं सारी, हर चीज़ उन्हीं हर्ब से बनाई जाती है, उन्हीं जड़ी बूटियों से वो भी दवा बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी दवा के अंदर जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स की तादाद उन्होंने की है कम, कि लेस साइड इफ़ेक्ट हो और दवा की तादाद बहुत कम हो। यही वजह है कि वो हमारी दवा जो है वो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। पीसीओएस का और तमाम हार्मोनल इम्बैलेंस का होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है, कि अगर पीसीओएस के पेशेंट मेरे पास भी आते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है। कुछ मेन सिम्टम है, डॉक्टर इमशा ने बहुत अच्छे से बताया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और इसको बताया जाए। अगर कोई खातून अनयूजुअल वेट गेन एक्सपीरियंस कर रही है कि डॉक्टर साहब अचानक मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया, और उसको मेंसेस या तो मिस होने लगे हैं या उसको कम होने लगे, साथ ही साथ उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उदासी, मायूसी, चिड़चिड़ापन, तो हो सकता है कि उसको पीसीओएस हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, कोई हमारा शो देख के ये ना समझ ले कि मैं ओबेस हूँ तो मुझे पीसीओएस हो गया। और अगर आपको पीसीओएस है तो आप समझ जाएं कि आपकी ओबेसिटी जब खत्म होगी जब आपका पीसीओएस खत्म होगा।
अब यहाँ पे अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल पे हैं, वो खातून वॉक कर रही है, हेल्दी डाइट कर रही है, वो कह रही है कि डॉक्टर साहब वजन तो कम ही नहीं हो रहा, तो आप याद रखें कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उस कंडीशन को ट्रीट करना भी जरूरी है, ऐसा ही है, ऐसा ठीक है ना। उसके साथ अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल लें तो फिर ये आपको जो है वो बेनिफिशियल साबित होगा। अगेन ये पीसीओएस की कॉजेज वही हैं, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, ये बहुत बड़ा रीजन है जो कि पीसीओएस खातूनों को कॉज करता है। और अगेन इन्होंने जो बताया कि बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत सारी खातून फीमेल्स हमारे पास आ रही हैं, अनयूजुअल ओबेसिटी का शिकार हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, साथ में ये मेंस्ट्रुएशन का मसला ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। पहले इतना सुनने में ये नहीं आती थी, लेकिन अब बहुत कॉमन हो चुका है कि अगर आप आपस में भी एक दूसरे का इंटरव्यू लें तो 2-3 लोग बताएंगे हाँ यार मुझे भी ये मसला मैं फेस कर रही हूँ, और ये या मेरी वाइफ को है या उसको मसला, ये सारी चीज़ें ये सब लोग हम लोग फेस कर रहे हैं। डॉक्टर रिमशा, ये जो हमने बात की कि क्या नाम है आपका वज़न बढ़ जाना, तो पीसीओएस के अलावा अगर जैसे किसी का वजन बढ़ जाता है, वो एक बात तो कॉमन है, अनहेल्दी फूड की वजह से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन वो फिर किस तरह से अपने आप को एक हेल्दी डाइट में, एक हेल्दी फिगर में, एक हेल्दी शेप में वापस ला सकते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात दूँ, अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होते हैं, तो पता नहीं किसने ये तरीका इलाज निकाला है, लेकिन कुछ मेडिसिन है, मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ मेडिसिन है जो हम शुगर के पेशेंट को डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। आई डोंट नो कि किसने ये तरीका इलाज निकाला, लेकिन मोस्टली पेशेंट डिमांड करते हैं कि हमें वो मेडिसिन दे दें और आप हमें डोजेस बता दें, हम कैसे खा के अपना वेट कम कर सकें। उस पेशेंट को डाइट पर नहीं जाना, उस पेशेंट को वॉक नहीं करनी, जिम नहीं जाना, उसको वो एक मेडिसिन चाहिए जिसके थ्रू वो वेट कम कर ले। तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई तरीका इलाज है ही नहीं जिससे आप वजन कम कर सके। थ्रू आउट क्या आप फास्ट फूड भी खाए जा रहे हैं, आप जो है अपना लाइफस्टाइल भी हेल्दी नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं ओबेसिटी है तो आई एम 110% श्योर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी डिजीज़ उनको ज़रूर है जो उनको पता है। मे भी वो रूटीन टेस्ट नहीं करवाते इसलिए नहीं पता होता, या फिर छुपी छुपी लैब्स जो हमें नहीं हो पाई हमारी। तो अगर जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, डायबिटीज़ हो गई, पीसीओएस हो गया, थायराइड फीमेल्स के अंदर एक बड़ी कॉमन डिजीज है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, इस पे भी बात करिएगा। तो थायराइड हो गया, हाइपरथायराइडिज्म हो गया, ऐसी बीमारी जो आपको अंदर अंदर है उसके बारे में आपको नहीं पता, और आप बहुत सारी मेडिसिन, अच्छा कुछ तो फीमेल्स आती हैं जो कहती हैं कि हम जो है वो डाइट भी कर रहे हैं, अब डाइट स्टार्ट कर दी, मैं वॉक भी कर रही हूँ लेकिन मेरा वेट, और उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक किसी तरह की वेट लूजिंग की मेडिसिन भी खा रहे होते हैं। तो जब तक आप अपना थायराइड, अपने पीसीओएस, ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे, आप अपना वेट कम नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जरूरी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप में ओबेसिटी है और एक अनयूजुअल सी ओबेसिटी, एक अजीब सी तरह, एक अचानक से वेट गेन है, तो आपको बिल्कुल अपने लैब्स कराने चाहिए। आपको पहले डायग्नोज करना पड़ेगा रीजन क्या है उस ओबेसिटी की। बस ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हम इसी पे बात करेंगे कि ये जो जितने भी लैब्स टेस्ट हैं कितने ज़रूरी हैं और कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें अपने रूटीन चेकअप में रखने चाहिए। ब्रेक पे जा रहे हैं आप तमाम लोग, जल्दी से ब्रेक लीजिए और जल्दी से वापस आइए। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में शो हमारा अख्तामी मराहिल की तरफ थोड़ा दाखिल होना शुरू हो गया है, लेकिन हमेशा से मैं आपको कहती हूँ कि वीनस एंटरटेनमेंट इज़ वन फैमिली। हम लोग सब जो हैं वो एक फैमिली की तरह हैं। वीनस फैमिली का अब आप लोग भी हिस्सा हैं, और जो जो गेस्ट जिस जिस दिन हमारे पास आ रहे होते हैं वो सब वीनस फैमिली के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और गाए बगाए हम कहीं ना कहीं उनको दोबारा बुलाते भी रहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये आपका अपना घर है। और अगर आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आपने भी है कोई टैलेंट और आप चाहते हैं कि आपको मिले एक अच्छा प्लेटफॉर्म, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं वीनस एंटरटेनमेंट से। हमारे दरवाजे हमेशा से आपके लिए खुले हैं, आइए अपना टैलेंट जो है वो शोकास कीजिए। अच्छा जी, मैं फैमिली की बात बेसिकली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम कोई भी वीक करते हैं या हम कोई भी शो करते हैं तो ये सिर्फ मेरा अकेली का काम नहीं है, मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जिनका हाथ है, जो सब साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो हमारे जो है वो आप देख रहे हैं खूबसूरत सा हमारा जो सेट है ये डिज़ाइन किया है रमीज़ भाई ने, और उनकी है आज शादी की 11वीं सालगिरह। तो रमीज़ भाई आपको और भाभी को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। रमीज़ भाई तो यहीं है हमारे पास, बट भाभी को हम जो है वो मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। और साथ ही साथ हमारे बहुत ही अच्छे कैमरामैन जाहिद भाई, उनका बर्थडे है, उनको भी विश करते हैं साथ साथ ऑन एयर कि आपको जो है अल्लाह पाक बहुत लंबी उम्र दे, आप 100 साल जिए,
सब मर जाएं, आप अकेले घूमते रहें। ओके, थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि एंड नोट पे हम जब जाएं तो थोड़ा सा मूड हमारा लाइट हो। तो ये हमारी तरफ हम करते रहेंगे, हमारे जिस भी मेंबर का बर्थडे होगा या कुछ भी खुशियाँ होंगी वो हमारे लिए भी खुशी की बात है। हम सब एक दूसरे के सुख में दुख में बराबर के शरीक हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रिमशा से बात कर रहे थे कि लैब्स और जो टेस्ट जो है वो कितने ज़रूरी हैं, तो आप मुझे प्लीज़ अब इस पे ज़रा ब्रीफली डिफाइन कर दीजिए कि जो रूटीन चेकअप्स हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। रूटीन लैब्स मुझे लगता है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स हमें अपने सारे रूटीन लैब्स जो हैं वो करवा लेने चाहिए। उसमें जो मोस्ट कॉमनली हैं, एक तो हम CBC कराते हैं, टोटल ब्लड काउंट हमें आइडिया हो जाता है हमारे WBC यानी कि हमारी बॉडी में कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा हमें हमारा हीमोग्लोबिन लेवल पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में इसमें कितना ब्लड मौजूद है, हमें किसी तरह के ब्लड की नीड तो नहीं है, हमारी बॉडी को कोई रिक्वायर्ड तो नहीं है। इसके अलावा हेपेटाइटिस B-C आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन वो है और मोस्टली लोग इन्फेक्टेड मिलते हैं जो कि हमें पता नहीं होता। और अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें या वैसे कॉमनली तो अगर B-C किसी का पॉजिटिव आए तो उनको उसकी वैक्सीनेशन की नीड होती है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आफ्टर एवरी 6 मंथ्स ये लैब्स कराने चाहिए। इसके अलावा हम यूरिन DR की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने आपके साथ बड़ा ब्रीफली बात की है हाइपरटेंशन के ऊपर, तो अगर हम यूरिन DR और इसके अलावा डायबिटीज़ भी हमने बात की है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को यूरिन के अंदर मौजूद प्रोटीन और शुगर लेवल के साथ। ठीक है, तो ये वो कुछ टेस्ट हैं जिन्हें जो हमें मंथली या आफ्टर एवरी 3 और 6 मंथ ज़रूर रिपीट करवा लेने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं आपसे कहना चाह रही थी कि एक बड़ा कॉमन डिजीज़ आजकल आ गई है स्टमक की। छोटे छोटे बच्चे, राइजिक एक बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है, वो एक बड़ी कॉमन सी मेडिसिन हो गई, हर दूसरा बंदा ले रहा है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। जिसको भी स्टमक में लाइट सी बर्निंग फील होती है वो मेडिसिन खाए जा रहे हैं। तो स्टमक की बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कॉमन हो गई। उसकी वजह तो ऑब्वियसली वो फास्ट फूड और इन चीज़ों का एकदम से उसमें आ जाना। और अगर हम जैसे कराची जैसे शहर में रहते हैं जहाँ वो स्पेशली मसालों का शहर कहती हूँ मैं कराची को, तो बहुत ज़्यादा लोग स्पाइसेस के शौकीन हैं, तो इसकी वजह से हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा H. पाइलोरी का शिकार होते जा रहे हैं, स्टमक की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग अपना आफ्टर एवरी 6 मंथ जब टेस्ट कराएं तो उसमें वो टेस्ट ज़रूर कराएं जिसमें हमारे बेसिक ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, किडनीज हो गई। इसके अलावा डायबिटीज़, जैसे यंगस्टर्स भी डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं तो हमें अपना RBS रैंडम ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। कभी कभी हमें फास्टिंग में अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि हमें आइडिया रहे कि हमारी बॉडी के अंदर किन किन चीज़ों की कमी होती जा रही है। जबरदस्त। तो H. पाइलोरी के बारे में आप डॉक्टर साहब से मेरे ख्याल से डिटेल में प्लीज आप, मैं चाहूँगी कंटिन्यू करें। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा बताया स्टमक के हवाले से। H. पाइलोरी बेसिकली हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका नाम है। ये एक जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है। H. पाइलोरी जो है ना ये हम सब के स्टमक में पहले से शामिल है। मैं यहाँ नाज़रीन को एक और बात बताऊं कि अल्लाह ताला ने कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पहले से रखे, ठीक है, और वो काम के बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया उसका नाम है इकोलाई, वो हम सब के इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, वो हम जब खाना खाते हैं तो वो विटामिन B12 बनाता है। ओके। इसी तरह H. पाइलोरी हम सब के मैदे के अंदर है, लेकिन जब H. पाइलोरी बढ़ जाता है तो फिर ये हमारे नुकसान का बायस बन जाएगा। इसी तरह जब इकोलाई बढ़ जाएगा तो वो नुकसान का बायस बन जाएगा। H. पाइलोरी उस वक्त बढ़ता है जब स्टमक की pH यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, हम जानते हैं कि pH, ये तो स्कूल वाली बात है कि pH नॉर्मल 7 होती है। कोई भी सॉल्यूशन अगर उसकी pH 7 है तो इसका मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है। जब वो 7 से कम pH होती है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, और जब 7 से बढ़ती है तो वो एल्कलाइन हो जाता है। जब स्टमक की pH मुसलसल 2 रहे, आप जानती हैं कि 2 बहुत ज़्यादा ये एसिडिक इन्वायरमेंट है, ये इतना जो है वो तेज़ाब है, समझे। अगर 2 pH वाला तेज़ाब आप कहीं डाल दे तो वो बिल्कुल जला देगा। तो अगर स्टमक की pH मुसलसल 2 रहती है तो H. पाइलोरी ग्रो करता है बहुत ज़्यादा, और वो स्टमक के नीचे वाले एंड से ऊपर आता है और फिर स्टमक की लाइनिंग को खाना शुरू कर देता है, और इट विल कॉज द स्टमक अल्सर। अल्सर का मतलब क्या है, वहाँ पे जख्म का हो जाना। जख्म कब होगा, जब वो बैक्टीरिया उसको खाए, और पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब यहाँ मुसलसल मेरे पेन रहता है, दर्द है, तकलीफ है, चुभन है। मैदे की pH कब होगी 2, जब हम कुछ ऐसा खाना खाएंगे जिसको हजम करने के लिए मैदे को ज्यादा तेजाब छोड़ना पड़ेगा जी। कोई चीज वाली चीज है, कोई ऐसी चीज है जो हजम करने में मुश्किल होती है। स्टमक में क्या HCl तो पहले से, लेकिन हमारे खाने की डाइट के हिसाब से स्टमक उसमें HCl छोड़ता है। अब कोई ऐसा खाना हमने खाया जिसको बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए तो स्टमक ज़्यादा HCl छोड़ता है। अब क्या हो गया, स्टमक का एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया। एक और बात हमें सीखने को मिली, अगर आपको H. पाइलोरी हो गया है तो आपने ऐसे खाने खाने जो कि गर्म ना हो।
जो कि जल्दी हजम हो जाए। Okay. अगर आप मैदे को ठंडा रखते हैं, ठीक है, ऐसे खाने नहीं खाते जिसको देर से हजम करना पड़ेगा, तो एच पाइलोरी ऑटोमेटिकली आपका जब मैदे की पीएच 2 से गिरने लगेगी तो एच पाइलोरी वहीं पे डाई हो जाएगा, मर जाएगा। उसको वो एनवायरनमेंट चाहिए। जब तक मैदे का पीएच 2 रहेगा, एच पाइलोरी अपनी मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा, और जैसे ही मैदे का पीएच वहां से गिरना शुरू होगा, उसका स्टमक, जैसे कि दही का इस्तेमाल है, मैं कहता हूं कि सुबह निहार मुंह जिनको पेट का मसला है, अगर वो 2-3 चमचे जो है वो दही खा लें तो पूरा दिन वो कहेंगे कि यार बड़ा हमारा स्मूथ गया है। दोपहर में सैलेड खा लें और इस तरह की हैवी चीज़ें ना खाएं, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका मैदे का पीएच जो है वो एसिडिक से न्यूट्रल होता जाएगा। जैसे ही वो न्यूट्रल होगा, एच पाइलोरी खुद ही डाई हो जाएगा। और अगर ये डाई नहीं होना, तो मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथिक में तो बड़ा इजी इलाज है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके इलाज की तरफ जाएं तो आपको 1500 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक डेली लेनी है अगर आपने एच पाइलोरी को मारना है। ये FDA अप्रूव है, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है पूरी दुनिया में इसको अप्रूव किया है कि आपने 1500 मिलीग्राम की एंटीबायोटिक डेली लेनी है फॉर 10 डेज। 3 दिन में ही पेशेंट के पखाने से, वॉशरूम से ब्लड आना शुरू हो जाता है। 1500 मिलीग्राम, इट इज़ अ वेरी हैवी एंटीबायोटिक, और आपने रोज लेनी है। उसके बगैर ये मरेगा नहीं, मतलब ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है। और मैंने बिल्कुल आसान बता दिया कि अगर मैदे का पीएच है, अब हम उसको नॉर्मलाइज कर दें तो ये ऑटोमेटिकली, और साथ में अगर होम्योपैथिक आप ट्रीटमेंट करें, हमारी दवा भी यही करिए, बेसिकली वो मैदे का पीएच जो है उस पर काम करिए। हम कहते हैं वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। हम मरीज का ओवरऑल ट्रीटमेंट करते हैं होम्योपैथिक में, और ऐसी दवा देते हैं कि उसकी खुद की इम्यूनिटी बूस्ट हो और खुद की आपकी बॉडी बैक्टीरिया को मार सके। क्या बात है जी, जबरदस्त। और बहुत ही खूबसूरत बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपका डॉक्टर रिमशा बेहद शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। जाते जाते एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। आज है जी हेल्थ वर्ल्ड जो है मेंटल हेल्थ डे है, तो कोशिश करेंगे, अहद करें कि आपकी वजह से दुनिया का कोई भी इंसान या आपके आसपास का कोई भी इंसान जहनी मरीज ना बने। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। मेरे और आपकी मुलाकात में अब 2 दिन का वक्फा आने वाला है, लेकिन अभी मेरी मुलाकात आपसे थोड़ी देर बाद किचन में होने वाली है, वहां मुलाकात करते हैं, और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी नई सुबह में मंडे से सेम टाइमिंग्स पे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।